अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं टीएच उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वो अजीब सूरत हाल से दो चार था। दो चार रोज़ की बात होती तो कोई बात ना थी। चंद रोज़ की तलखी को वो किसी कड़वी कसेली दवा के घूंट समझकर हलक से उतार लेता, मगर उसका मसला एक मुस्तकिल दर्द सर की सूरत इख्तियार करता चला जा रहा था। ऐसा दर्द सर जिसका इलाज उसे दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। और इस दर्द ला दवा की वजह उसकी बीवी थी, हसीना जमील 18 साल लाडो। लाडो से उसकी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। देखने वालों की नज़र में वो एक बेजोड़ जोड़ा थे। मंजूर अहमद उर्फ झोरा की उम्र लगभग 60 साल थी और वह सूरत और शक्ल का भी अच्छा नहीं था। उसके मुकाबले में लाडो कई कम उम्र और हुस्न जमाल का शाहकार थी। उम्रों के इस तफावत ने उनकी जोड़ी को मज़ाहिका खेज बना दिया था। झोरा अपनी वज़ाकता से ऐसा दिखाई देता था कि इन दोनों पर पहलोए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत वाला मुहावरा 16 आने फिट बैठता था। यही मंजूर अहमद उर्फ झोरा उस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ था। जब मैं थाने में दाखिल हुआ था तो झोरा बरामदे में एक चौपी बेंच पर मुझे दिखाई दिया था। मैंने उसे कोई फरियादी समझकर अपने कमरे में बुला लिया था और वह वाकई मेरे पास एक फरियाद लेकर आया था। ताहम उसकी फरियाद बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज थी। मैंने रस्मी अलिक सलिक के बाद उससे उसकी आमद की अर्ज़ो गायत दरियाफ्त की तो वो फट पड़ा। उसने दुखी लहजे में बताया, थानेदार साहब, मैं अजीबो गरीब मुश्किल में फंस गया हूँ। किस किस्म की मुश्किल चाचा झोरा? मैंने उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए इस्तफसार किया। इब्तदाई सलाम दुआ में मुझे उसका नाम मालूम हो चुका था और मैं ये भी जान चुका था कि वो गांव-गांव घूम फिरकर कपड़ा फ़रोख्त करता था। आमतौर पर वो चाचा झोरा के नाम से मशहूर था। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, थानेदार साहब, इस मुश्किल का नाम है ताफू। ये ताफू कौन है चाचा? उसका असल नाम तो अल्ताफ़ है, चाचा झोरा नफरत आमेज अंदाज में बोला, मगर सब उसे ताफू ताफू कहकर पुकारते हैं। मैंने बरजस्ता कहा, जैसे तुम्हें लोग झोरा कहते हैं। उसने इस बात में सर हिलाया और बोला, जनाब, कि ताफू बहुत ही खबीस इंसान है। उसने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी है। क्यों? वो तुम्हें क्या कहता है? मैंने अपने सामने रखे हुए पैड पर ताफू का नाम लिखते हुए झोरा से पूछा। उसने बताया, जनाब, ये शैतान का बच्चा मेरी बीवी को छेड़ता है, उस पर नाजेबा जुमले कसता है और निहायत ही घटिया किस्म के इशारे भी करता है। इस मौके पर मेरे इस्तफसार के जवाब में मंजूर अहमद ने बताया था कि उसकी बीवी लाडो की उम्र लगभग 18 साल थी और वह बहुत खूबसूरत भी थी। अपने सामने बैठे हुए झोरा को देखकर मैं समझ गया था कि एक नौजवान और खूबसूरत बीवी के ऐसे शोहर को किस किस्म की मुश्किल का सामना होगा। मैंने झोरा से पूछा, झोरा चाचा, क्या तुमने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ताफू चाहता क्या है? वो एक आवारा और बदमाश शख्स है जनाब, झोरा ने कदर तेज़ आवाज़ में बताया। आप समझदार हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अंदाज़ा तो बाखूबी लगा चुका था, ताहम झोरा की तसल्ली तफशी की खातिर मैंने उससे कहा, ठीक है चाचा, मैंने तुम्हारी शिकायत नोट कर ली है। मैं आज ही किसी वक्त ताफू को थाने बुलाकर उसके कान खींचता हूँ। तुम फिक्र न करो, आइंदा वो तुम्हारी बीवी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। फिर पूछा, चाचा, जाते जाते ताफू के बारे में कुछ तो बताते जाओ। उस नामराद ताफू का पता ठिकाना क्या है और वो क्या करता है? वो इसी कस्बे में रहता है जनाब, मेरे घर से 2 गलियां आगे, झोरा ने बताया। और सब्जी मंडी में उसके चारे की दुकान है जहाँ खुश्क और हरा दोनों किस्म का चारा फरोख्त होता है। दुकानदारी के अलावा वो बदमाशी और गुंडागर्दी करता है, बल्कि सच पूछिए तो वो दुकानदारी की आड़ में बदमाशी ही करता है। बड़ा औबाश और आवारा शख्स है जनाब। मैंने मायने खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, ताफू का इतना तारुफ ही काफ़ी है, बाकी तफसीलात में उसी की ज़ुबानी सुनूंगा। तुम इत्मीनान रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा कब हाजिर हूँ जनाब? उसने पूछा। मैंने बताया, पहले मुझे ताफू से बात कर लेने दो चाचा। उससे गुफ्तगू के नतीजे में जो भी सूरत हाल सामने आएगी उसकी रोशनी में ही मैं आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। वैसे तुम 2-4 रोज़ बाद थाने का चक्कर लगा लेना। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गया। 60 साला चाचा झोरा अपनी नौजवान बीवी की वजह से जिस मुसीबत में मुब्तला हो गया था उसका मुझे बाखूबी एहसास हो चुका था। जब कोई मर्द बुढ़ापे में किसी नौउम्र लड़की से शादी करता है तो उसे अंदरूनी खाना और बैरून खाना बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। झोरा ने अपने बैरून खाना मसले की शिकायत तो दर्ज करवा दी थी, ताहम अंदरूनी खाना मसले का कोई तस्करा नहीं किया था। अलबत्ता झोरा की सेहत और दीगर मामलात के पेश नज़र मुझे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। उस रोज़ थाने में मेरी मसरूफियत अरूज पर रही। इंतहाई फौरी नौयत के कुछ मामलात निपटाने में पूरा दिन निकल गया। रात को जब मैं थाने से महलका अपने क्वार्टर में आराम कर रहा था तो बिस्तर पर लेटते लेटते मेरा ख्याल झोरा की तरफ चला गया।
मुझे अफसोस भी हुआ कि उस रोज़ मैं ताफू को थाने बुलवा कर पूछगछ नहीं कर सका था। सोने से पहले मैंने इरादा किया कि आइंदा रोज़ थाने पहुंचते ही मैं पहला काम यही करूंगा कि झोरा जिस किस्म की परेशान कुन सूरत हाल से दो चार था, वो तशवीशनाक होने के साथ साथ ख़तरनाक भी थी। दूसरे रोज़ मैंने अपने कमरे में पहुंचते ही एएसआई बाकर अली को अपने पास बुलवा लिया। बाकर अली इस थाने का सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद एहलकार था। मैं 8 माह पहले इस थाने में तैनात हुआ था, लिहाजा इस कस्बे के बारे में इतनी तफसील से ज़्यादा नहीं जानता था जितना कि बाकर अली इसी कस्बे का रहने वाला था। बाकर अली ने मेरे कमरे में पहुंचते ही मुझे सल्यूट किया, फिर मौदबाना लहजे में कहा, जी मलिक साहब, कैसे याद फरमाया, कोई हुक्म? बैठ जाओ बाकर अली, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हुक्म भी बताता हूँ। थाने का दिगर अमला मुझे सर कहकर मुखातिब करता था सिवाय बाकर अली के। बाकर अली ने अव्वल ही रोज़ से मुझे मलिक साहब कहना शुरू कर दिया था और मैंने इस तर्ज तखातुब पर कभी बुरा भी नहीं मनाया था। बाकर के अंदाज से इस किस्म की अपनायत का एहसास होता था। वैसे भी एक खुश इखलाक और ताउन करने वाला पुलिस एहलकार था। मेरी इससे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एएसआई एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया और सवाली नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने कहा, बाकर अली, तुम तो इसी कस्बे के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के ख़ास लोगों से तुम वाकिफ़ होंगे। जी हाँ मलिक साहब, उसने असबात में सर हिलाया। मैं यार ख़ास व आम से वाकिफ़ हूँ। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से उसने इजाफ़ा किया, क्या कोई ख़ास बात है जनाब? मैंने कहा, बाकर अली, बात तो आम सी है, लेकिन अगर इस मसले का सदेबाब ना किया गया तो आगे चलकर यही आम बात ख़ासुल ख़ास शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। ऐसी कौन सी बात है जनाब? वो हमतन गोश हो गया। मैंने कहा, यहाँ की सब्ज़ी मंडी में चारा फरोश की एक दुकान है, मुझे इस चारा फरोश के बारे में मालूमात दरकार है। मलिक साहब, सब्ज़ी मंडी में 3-4 चारा फरोश हैं, एएसआई ने बताया। आपका इशारा किसकी तरफ है? मैंने कहा, मैं चारा फरोश अल्ताफ़ उर्फ ताफू की बात कर रहा हूँ। उसकी दुकान पर खुश्क और हरा दोनों किस्म का मवेशियों का चारा फ़रोख्त होता है। ताफू, एएसआई ने ज़ेर लब दोहराया। इसे तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मलिक साहब। आपको इससे मुतालिक किस किस्म की मालूमात चाहिए? मैंने कहा, मुझे पता चला है कि ताफू दुकानदारी के अलावा बदमाशी वगैरह भी करता है। वो है तो कुछ इस किस्म का बंदा मलिक साहब, एएसआई ने बताया। फिर पूछा, क्या कोई अहम वाक़या हो गया है जनाब? मैंने मुख्तसर मगर जामे अल्फाज में बाकर अली को चाचा झोरा की शिकायत के बारे में बताया। वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बड़ी दिलचस्पी से मेरी बातें सुनता रहा। जब मैं खामोश हुआ तो उसने अपनी मालूमात का दरिया बहा दिया। वो न सिर्फ ताफू से वाकिफ़ था, बल्कि झोरा और उसकी नौजवान बीवी के बारे में भी बहुत कुछ जानता था। एएसआई के मुताबिक ताफू कोई सनत याफ्ता बदमाश नहीं था, बस छोटी मोटी गुंडागर्दी कर लेता था। अमन पसंद और शरीफुन नफ्स अफराद इसके मुंह लगना पसंद नहीं करते थे। लोगों के अमूमी रवैये को वो उनकी बुज़दिली समझा। इस तरह ताफू की हल्की फुल्की बदमाशी चमकने लगी थी। एएसआई बाकर अली ने बताया कि मंजूर अहमद उर्फ झोरा को मौजूदा मोहल्ले में आए कमोबेश 4 माह हुए थे। इससे पहले यानी लाडो से शादी के बाद वो कई मोहल्ले बदल चुका था और नकल मकानी की वजह उसकी बीवी लाडो ही थी। हर जगह लगभग ऐसे ही हालात पैदा हो जाते थे। बूढ़े शौहर की नौजवान बीवी पर कोई मनचला ट्राई मारने की कोशिश करता था और बादिल न ख्वास्ता झोरा मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर हो जाता था। बाकिर अली एक आध मरतबा लाडो को देख चुका था। उसने इस बात की तस्दीक की थी कि बिलाशोबा लाडो लाखों में एक थी। उसके साथ ही उसने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया था कि लाडो झोरा जैसे बूढ़े शख्स के साथ नथई कर दी गई थी। उसका बयान ख़त्म हुआ तो मैंने कहा, बाकर अली, तुमने इन किरदारों के बारे में मेरी तवक्का से ज़्यादा इल्म रखते हो। तुम ही जाओ और ताफू को लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं ज़रा उसकी मिजाज परसी करना चाहता हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर जनाब, वो पूरे एहतराम के साथ बोला। मगर ये महसूस कर रहा हूँ ताफू से बास पर्स करने से मसला हल नहीं होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, अगर आपकी सरजनिश के बाद ताफू राह रास्त पर आ भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि कोई दूसरा यही कहानी दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने मायने ख़ेज़ लहजे में कहा, मलिक साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तायदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। बाकर अली, फ़िलहाल हमारे पास ताफू के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई गई है, इसलिए ताफू को यहाँ बुलाकर समझाना बुझाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बात की बात बाद में देखी जाएगी। एएसआई ने मुदबाना अंदाज में कहा, मलिक साहब, मैं अभी जाकर उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। अल्लाह करे ताफू की समझ में आपकी बात आ जाए, वरना झोरा को एक मरतबा फिर वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा झोरा को? मैंने चौंकते हुए लहजे में दरियाफ्त किया। तब्दीली मोहल्ला, एएसआई ने मायने ख़ेज़ अंदाज में कहा। वो ऐसा कब तक करता रहेगा? मैंने मायने ख़ेज़ लहजे में कहा। बाकिर अली ने कहा, जब तक एक नौजवान बीवी का साथ है। उम्र और सेहत का ये तफावत रेल की पटरियों के मानिंद है जो साथ साथ रहती हैं मगर कभी एक नहीं हो पाती, जैसे दरिया के दो किनारे।
اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی جھورا لاڈو کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر چما گوئیاں ہی کریں گے۔ اس میں نے کچھ لوگ پیٹھ پیچھے ان کا مذاق بھی اڑائیں گے اور کچھ رنگین سنگین مزاج افراد لاڈو کو حسین اور آسان شکار سمجھ کر اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لشکر کشی سے باز نہیں آئیں گے۔ تمہاری باتوں میں وزن ہے باقر علی، میں نے کہا، اس لیے یہ مبنی پر حقیقت ہے۔ انسان اپنے احمقانہ فیصلوں اور بے وقوفانہ حرکتوں سے خود کو تماشا بناتا ہے، جیسا کہ جھورا بنا رہا ہے۔ باقر علی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، جناب، میں سبزی منڈی کی طرف جا رہا ہوں تافو کو لینے کے لیے۔ میں نے فوراً اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سبزی منڈی ہمارے تھانے سے تقریباً 3 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ ASI سرکاری بائیسکل پر تھانے سے روانہ ہو گیا تھا۔ ہمارے زمانے میں محکمہ پولیس کو وہ آسانیاں اور سہولتیں مہیا نہیں تھیں جو آج کل میسر ہیں۔ ہم ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانے کے لیے بس یا ٹرین پر سفر کرتے تھے، ورنہ اندرون شہر اور گاؤں قصبات وغیرہ کے درمیان آمد و رفت کے لیے تانگے یا گھوڑے یا بائیسکل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کل اس محکمے کے خوب ٹھاٹ باٹ ہیں۔ موبائل، گاڑیاں، جدید اسلحہ اور ٹرانسمیشن، ٹیلی فون کمیونیکیشن کے حساس آلات انہیں مہیا کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وقت کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹے بعد ASI باقر علی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ الطاف اور تافو اس کے ساتھ تھا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں ہی چلا آیا تھا۔ تافو کو ایک طرف کھڑا کر کے باقر علی بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے باغور تافو کا جائزہ لیا۔ آوارگی اس کے حلیے سے ہی ٹپک رہی تھی۔ اس نے بدمعاش مار کا مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور قمیص کا گریبان پورا کھلا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 کے قریب لگایا۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، تافو، جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ نہیں جناب، میں کچھ نہیں جانتا، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے ASI کی جانب استفساریہ نظر سے دیکھا تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس بلاوے کے بارے میں تافو کو نہیں بتایا گیا تھا۔ میں نے تافو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہیں بہت گرمی لگ رہی ہے؟ وہ میرے سوال میں طنز کو سمجھ گیا۔ اس کے ہاتھ فوراً اپنے گریبان پر چلے گئے اور وہ بڑی سرعت سے قمیص کے سامنے والے بٹن بند کرنے لگا۔ اس نیک کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ خفت آمیز لہجے میں بولا، بس جناب، کچھ عادت سی ہو گئی ہے، ورنہ موسم تو خاصا خوشگوار ہے، گرمی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے سوالوں کے مناسب اور درست جواب نہ دیے تو سمجھ لو پھر نہ تو موسم خوشگوار رہے گا اور نہ ہی تمہاری عادت باقی رہے گی۔ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تافو، تمہاری عادتیں خاصی بگڑتی جا رہی ہیں۔ تم مجھے جانتے نہیں، میں ذرا مختلف قسم کا تھانے دار ہوں۔ میرے تھانے کی حدود میں ایسی ویسی حرکت نہیں چلے گی جس سے مخلوق خدا کو تکلیف پہنچے۔ جناب، میں تو بہت بیوہ بندہ ہوں، وہ عاجزی سے بولا۔ آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ آپ نے مجھے تھانے بلا لیا ہے؟ تمہارے خلاف جھورا چاچا نے شکایت درج کروائی ہے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جھورا کے ذکر پر وہ جذبز ہوا اور پھر سنبھلتے ہوئے بولا، جناب، میں نے جھورا کو کبھی تنگ نہیں کیا، اسے مجھ سے کیا شکایت ہے؟ میں نے ڈانٹ آمیز انداز میں کہا، اوہ کھوتے دے پتر، تم نے کبھی جھورا کو تنگ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کی بیوی کو تو تنگ کرتے رہتے ہو نا۔ لاڈو کو تنگ کرنا جھورا کو تنگ کرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ لاڈو کے حوالے پر وہ کھسیانہ ہو گیا، مگر اس کی ڈھٹائی برقرار رہی۔ سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے لاڈو کو کیا تنگ کیا ہے؟ تم، میں نے انگشتی شہادت سے اس کے سینے کی جانب اشارہ کیا، تم اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے ان شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہو، جھورا کی بیوی کو میلی نظر اور پھیلی آنکھوں سے دیکھتے ہو، فحش اور نازیبا اشارے کرتے ہو تم لاڈو کو۔ کیا تمہارے اندر شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ مسکین لہجے میں بولا، میں تو بہت شریف انسان ہوں جناب، شاید جھورا کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جھورا کو اپنی بیوی کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی تافو، میں نے سرزنش آمیز انداز میں کہا، بلکہ اس نے تمہاری بیہودہ حرکتوں کی شکایت کی ہے۔ وہ لجاجت آمیز لہجے میں بولا، جناب، ایسے کاموں کے لیے میرے پاس وقت ہی کہاں ہے، میں تو سارا دن اپنی دکان پر۔ یہ اس طرح نہیں مانے گا ملک صاحب، ASI نے تافو کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، اسے کچھ دیر کے لیے حوالات کی ہوا اور ٹرائل روم کا کھانا کھلانا پڑے گا، ورنہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں یہ کتنا سیدھا اور بھولا ہے۔ ہاں بھائی تافو، میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا، کچھ کھانا پینا ہے یا تم بھوکے پیٹ ہی زبان کھول دو گے؟ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جسے وہ حوالات میں نہ جانا چاہتا ہو۔ ASI کی زبانیں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے آنے سے پہلے، یعنی اس تھانے میں میری تقرری کے سے قبل 2-3 دفعہ تافو چھوٹے موٹے معاملات میں تھانے آ چکا تھا اور 1-8 مرتبہ تو اسے چند ماہ کی سزا بھی ہوئی تھی۔ جناب، تافو نے میری جانب دیکھتے ہوئے فدیانہ لہجے میں کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے جھورا اور اس کی بیوی لاڈو کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ باقر علی، میں نے ASI کو مخاطب کیا، اسے اپنے ساتھ ٹرائل روم میں لے جاؤ۔ تافو نے خوف زدہ نظر سے پہلے ASI کو اور پھر مجھے دیکھا۔
मैंने खूनख्वार लहजे में कहा, झोरा ने मुझे बताया है कि तुमने इसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। बाकी झोरा ने ये बात मुझे बताई थी कि उसके बयान के मुताबिक जब उसने ताफू को ओछी और आमियाना हरकत से मना किया तो ताफू ने उसे धमकी आमेज लहजे में कहा, बुढ़े तोते, अगर तूने ज़्यादा टेंटें की तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। मैंने उसे धमकी वगैरह तो नहीं दी थी थानेदार साहब, ताफू ने आम से लहजे में कहा। बस इतना कहा था कि वो अपनी बीवी के हवाले से मुझ पर शक ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। यानी वरना तुम उसकी गर्दन दबाकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दोगे। वो कुछ नहीं बोला, मदहोश नज़र से मुझे देखने लगा। इस दौरान बाकर अली कुर्सी छोड़ चुका था और अपनी मदद के लिए उसने बरामदे में मौजूद कांस्टेबल को भी अंदर बुला लिया था। वो ताफू को कॉलर से दबोचते हुए करख्त लहजे में बोला, चलो ये 30 मार खान की औलाद आगे लग। इसके साथ ही उसने ताफू को एक ज़ोरदार झटका दिया। कांस्टेबल तुफैल अहमद ने ताफू को बाजू से थामकर बाहर की जानिब खींचा। ताफू ने इमदाद तलब नज़र से मुझे देखा और फरियादी लहजे में बोला, थानेदार साहब, मुझे इनके हवाले ना करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने एएसआई को मखसूस इशारा किया और वो मेरे इशारे का मतलब समझ गया। दूसरे लम्हे उसे एएसआई बाकिर अली कांस्टेबल तुफैल अहमद के साथ कमरे से बाहर जा चुका था। अब मेरे और ताफू के सिवा वहाँ कोई नहीं था। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मुल्ज़िम अगर ताउन का इरादा रखता हो तो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती के बजाय प्यार मोहब्बत का रवैया इख्तियार करना चाहिए। इस हवाले से मैंने ताफू को अपने पास तन्हाई में रोक लिया था। हाँ भाई ताफू चारा फरोश, मैंने उसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, अब बताओ तुम कौन सा सच बोलने वाले हो। वो चंद लम्हों तक खामोश रहकर कुछ सोचता रहा। अंदाज ऐसा था जैसे अपने जहन में ख्यालात को मुज्तमा कर रहा हो। कुछ देर बाद वो भराई हुई आवाज़ में गोया हुआ, थानेदार साहब, सच्ची बात तो ये है कि झोरा की बीवी लाडो कोई अच्छी औरत नहीं है। मैंने तुमसे लाडो की अच्छाई बुराई नहीं पूछी, सरकारी सांड। मैंने खा जाने वाली नज़र से उसे देखा। तुम अपने करतूतों की तफसील बताओ। ताफू खासा हट्टा कट्टा शख्स था। उसका डील डोल देखते ही जहन में तंदुरुस्त और तवाना सांड का तस्वर उभर आता था। ऐसे मोटी खाल के गिरा डील अफराद आसानी से जुबान नहीं खोलते। इनसे कुछ उकलवाने के लिए नफ्सियाती हरबे आजमाना पड़ते हैं। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ थानेदार साहब, वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला। मैं खुदा पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि झोरा की बीवी कोई शरीफ औरत नहीं है। अच्छा, मैंने इसका मौक़िफ़ सुनने का फ़ैसला कर लिया और कहा, फिर क्या हुआ, कुछ आगे भी तो बताओ। वो ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ जनाब कि लाडो झोरा के कंट्रोल में नहीं है। मैंने अक्सर उसे घर के दरवाजे पर खड़े देखा है और हर आते जाते से आंख मटक्का करने की आदी लगती है। झोरा तो पूरा दिन अपनी साइकिल पर कपड़े के थान लादे गांव गांव फेरी लगातार फिरता है। इसे क्या पता लाडो दिन भर उसकी गैर मौजूदगी में क्या क्या करती फिरती है। वो तो रात गए घर वापस लौटता है और सुबह सवेरे घर से निकल जाता है। पता नहीं इस बुढ़े घोड़े को इस तितली से शादी की क्या सूझी थी। बंदा अपनी सेहत और उम्र तो देख ले। ये तो वही बात हुई कि बुढ़ा घोड़ा लाल लगाम। ताफू ने मुहावरे में घोड़ी की जगह घोड़ा फिट कर दिया था। मैंने इस पर बात करने के बजाय असल मौजू की तरफ इशारा किया। लाडो छोरा के काबू में है या नहीं, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो और आइंदा लाडो के हवाले से मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं, वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आ जाऊंगा। मेरा इरादा तो यही था कि ताफू को सरजनिश करने के बाद रवाना कर दूं। इसका जुर्म इतना संगीन नहीं था कि इसे थाने में बंद किया जाता। अगर वो बातों से राह रास्त पर आ जाता तो लादो की क्या ज़रूरत थी। वैसे एक बात है, ताफू की कुछ बातों ने मुझ पे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इनमें सरे फहरिस्त तो यही बात थी कि शोहर 60 साला और बीवी 18 साला। ऐसे मुज़ेका खेज जोड़े अमूमन माशरे में तनकीद का निशाना बनते हैं। इस पर तर्रा ये कि झोरा कपड़े की फ़रोख्त के सिलसिले में पूरा दिन घर से बाहर रहता था। नौजवान और तनहादार बीवी का घर में तनहा रहना अनदवाए अक़साम की कहानियों को जन्म देने का सबब बन सकता था। ताफू ने निहायत ही आजिज़ाना लहजे में कहा, थानेदार साहब, आपका हुक्म है तो मैं अब लाडो की गली में भी नहीं भटकूंगा। जब वो बाहर आने जाने वाली पर तवज्जो दे रही थी तो मैंने भी कोशिश में कोई हर्ज ना समझा, मगर पता नहीं इसको मुझ में ऐसी क्या खराबी नजर आई कि सीधे मुंह बात करना गवारा ना किया। वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, और लाडो की इस नागवारी पर तुमने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। तुम उसके शोहर के सामने ओछी हरकतें करते रहे और नाजेबा अल्फाज उसकी तरफ उछालते रहे, गोया अपनी नाकामयाबी और नाकदरी का मातम करते रहे। वो तामुल करते हुए बोला, थानेदार साहब, लाडो जहाँ भी रहेगी नए से नया चांद चढ़ाती रहेगी। जिन औरतों के कसम वेले फारिग हो जाते हैं, मैंने उसकी बात काटते हुए, वो चांद चढ़ाती है सूरज, तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए। ये सारे मामला देखना उसके शोहर झोरा का काम है। वही उसकी हरकत व सकानत का जिम्मेदार है।
वो क्या करेगा बेचारा। लफ्ज़ बेचारा पर ताफू ने इतना जोर दिया था जैसे अफसोस की आखिरी हद को छू रहा हो। झोरा जैसे शोहर तो घर और मोहल्ले बदलते रहते हैं या फिर थाने वगैरह में रिपोर्टें दर्ज करवाते फिरते हैं। शोहर अगर मजबूत और मुस्तहकम हो तो बीवी की क्या मजाल कि वो। मैंने फिर एक मरतबा उसका जुमला काट दिया। लाडो के हवाले से ताफू की खासी दिल आज़ारी हुई थी जब वो बार बार उसके खिलाफ जहर उगलने लगता था। इसकी बात को कता करते हुए मैंने कहा, तुम्हारी बात से अंदाज़ा होता है कि तुमने झोरा के माजी को भी खंगाल डाला है। मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जनाब, वो हैरत से बोला। मैंने कहा, तुम्हें ये बात मालूम हो चुकी है कि झोरा अपनी बीवी की वजह से कई मोहल्ले बदल चुका है। वो फखरी अंदाज में सीना फैलाते हुए बोला, सारी खबरें रखना पड़ती हैं जनाब। मेरी मालूमात के मुताबिक शादी के बाद झोरा अब तक 4 मोहल्ले बदल चुका है। एएसआई बाकर अली ने भी मुझे कुछ इसी नौयत की मालूमात फराहम की थी। मैंने ताफू को मुखातिब करते हुए कहा, 100 बातों की एक बात यह है कि ताफू तुम मेरी हिदायत पर सख्ती से अमल करोगे। जी थानेदार साहब, वो फर्म बरदारी से बोला, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मैंने कहा, तुम हर मुमकिन तौर पर झोरा और लाडो से दूर रहने की कोशिश करोगे। आइंदा इस सिलसिले में मुझ तक तुम्हारी कोई शिकायत नहीं पहुँचना चाहिए, समझ गए ना। चंगी तरह समझ गया सरकार, वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। मगर जो दूसरे लोग लाडो के चक्कर में हैं, क्या आप उन पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे? तुम दूसरों के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने मामलात पर ध्यान दो तो अच्छा है, मैंने सरजनिश आमेज लहजे में कहा। बाकी सबसे मैं खुद निमट लूँगा। वो मशवरा देने वाले अंदाज में बोला, थानेदार साहब, मेरा ख्याल ये है कि अगर आप छोरा और उसकी बीवी से निमट लें तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि जब तक बीमारी की वजह मौजूद रहेगी इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसकी बात माकूल और मुफीद थी, इसलिए मैंने उसे यकीन दिलाया कि इस सिलसिले में ज़रूर कोई कदम उठाऊँगा। वाकई मेरा ऐसा इरादा भी था। थोड़ी देर बाद ताफू थाने से रुखसत हो गया, उस वादे के साथ कि अब वो मुझे किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगा। मेरा मकसद भी यही था। झोरा ने जो शिकायत मेरे पास दर्ज कराई थी, मैंने उसे दूर करने का तो बंदोबस्त कर दिया था। गोया मैंने अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। ताहम मैं थानेदार होने के साथ साथ एक इंसान भी था। मेरे अंदर भी तजस्सुस का मादा बदर्जे अतम मौजूद था। मेरा जहन इन खतूत पर भी सोच रहा था कि आखिर लाडो ने क्या देखकर छोरा से शादी की थी, और छोरा ने जब बुढ़ापे के आलम में एक नौजवान लड़की से शादी कर ही ली थी तो आइंदा के लिए उसने क्या सोच रखा था। क्या उसे इस तल्ख हकीकत का इदराक नहीं था कि आगे चलकर किस किस्म के वाक़यात व हालात पेश आ सकते हैं। मैंने इस गुत्थी को हल करने का फ़ैसला कर लिया। मेरा इरादा था कि आइंदा मुलाकात में झोरा को उस हवाले से टटोलने की कोशिश करूँगा। मुझे तवक्का थी कि वो 2-4 दिनों में मुझसे मिलने आएगा, ताहम वो लगभग 1 माह के बाद मेरे पास आया। मैं उस वक्त तकरीबन फ़ारिग था, इसलिए उसकी आमद की इत्तला मिलते ही मैंने उसे अपने पास बुलवा लिया और उसकी खैरियत दरियाफ्त की। वो मलूल लहजे में बोला, जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपकी कोशिश से ताफू ने लाडो को परेशान करना छोड़ दिया था, मगर आज एक ऐसी बात हुई है कि मैं बहुत खौफज़दा हो गया हूँ। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई है? वो बोला, अब तक तो ताफू आपकी हिदायत पर अमल कर रहा था, लेकिन आज उसने धमकी दी है कि मैंने थाने में उसकी शिकायत करके अच्छा नहीं किया। वो इस बात के लिए मुझसे भयानक इंतकाम लेगा। मैं छोरा की बात सुनकर चौंक उठा। मैंने पूछा, उसने किस किस्म के भयानक इंतकाम की धमकी दी है? दर हकीकत मुझे उस वक्त ताफू पर शदीद गुस्सा आ रहा था। गोया उसने मुझसे किया गया वादा तोड़ दिया था। मैंने सोचा अगर झोरा की बात सच्ची निकली तो मैं ताफू के साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। झोरा ने गुलोगिर आवाज़ में बताया, ताफू ने कहा है कि वो किसी भी वक्त लाडो को अगवा कर लेगा और उसकी बेहरमती करने के बाद कत्ल करके लाश को नहर में बहा देगा। ताफू ने तुम्हें यह धमकी कब दी थी? मैंने तेज लहजे में सवाल किया। और किस वक्त? ये आज सुबह की बात है, झोरा ने बताया। क्या आज तुम कपड़ा बेचने के लिए नहीं गए? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा। तुम तो घर से सुबह ही निकलते हो, रात गए वापस आते हो ना? जी हाँ, मेरा मामूल तो यही है, वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। मगर आज मुझे बुखार आ गया था, इसलिए मैं रिस्क रोज़गार के सिलसिले में घर से नहीं निकला। अब ज़रा तबीयत संभली है तो आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ। मैंने पूछा, ताफू ने तुमसे किस जगह बात की थी? तुम तो आज घर से ही नहीं निकले, क्या वो तुम्हारे घर आया था? वो नफ़े में गर्दन हिलाते हुए बोला, थानेदार साहब, ताफू ना तो मेरे घर आया था और ना ही उसने बराह रास्त ये बात मुझसे कही थी। तो फिर? मैंने सवालिया अंदाज से उसकी तरफ देखा। वो बोला, मुझे ये बात लाडो से मालूम हुई थी। वो लाडो से कब और कहाँ मिला था? वो तामुल करते हुए बोला, मैंने आपको बताया है ना कि आज मुझे बुखार हो गया था। लाडो मेरे लिए बुखार की दवा लाने हकीम जी की दुकान पर गई थी। रास्ते में ताफू से टकराव हो गया और उसी वक्त ताफू ने लाडो को यह धमकी दी थी। तो गोया तुम तक ये धमकी तुम्हारी बीवी लाडो के तवस्सुस से पहुंची है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा।
वो इस बात में सर हिलाकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हें अपनी बीवी पर किस हद तक यकीन है? मैं समझा नहीं जनाब। वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, झोरा चाचा, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि वाकई ताफू ने लाडो से इस किस्म की कोई बात कही होगी? मुझे पूरा यकीन है जनाब, वो वसूख से बोला। अगर ताफू ये खतरनाक धमकी ना दी होती तो लाडो को इस किस्म की बात करने की क्या ज़रूरत थी? वो मुझसे ख्वामख्वाह झूठ क्यों बोलती? हाँ, तुम भी ठीक कह रहे हो, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। लाडो को तुमसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से मैंने पूछा, झोरा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे ज़ाती नौइयत का एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक छोड़ा आप 10 सवाल पूछिए जनाब, वो जल्दी से बोला। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम पहले भी इसी सिलसिले में कई मोहल्ले बदल चुके हो। किस सिलसिले में जनाब? वो होंठों की तरह मुझे तकने लगा। मैंने मायने खींच लहजे में कहा, लाडो के सिलसिले में चाचा झोरा। वो झेंप गया, फिर नदामत आमेज अंदाज में बोला, क्या करूँ थानेदार साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। वो अचानक फट पड़ा। जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई लफंगा लाडो के पीछे लग जाता है। मैं कहाँ तक उसे छुपाता फिरूँ? मैं झोरा की परेशानी को बाखूबी समझ रहा था। मैंने अचानक उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी और वो अपना दर्द उगलने लगा था। मुझे उम्मीद थी कि इस मौके पर अगर मैंने हमदर्दी और मोहब्बत से उसे कुरेदा तो वो बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ। गोया लोहा गर्म हो चुका था। अब एक मुनासिब सी चोट लगाने की ज़रूरत थी। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, चाचा झोरा, तुम्हें ये बुढ़े वारे एक नौजवान लड़की से शादी करने की क्या सूझी थी? मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी को साल 1.5 साल ही गुजरा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जनाब, वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। हमारी शादी को 1 साल और 7 माह हुए हैं। एक लम्हे को रुककर उसने अपनी बात मुकम्मल कर दी। और ये जो आपने बूढ़े बारे की बात की है जनाब, तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। आपने साटा पाठा की मिसाल तो सुनी होगी। मैंने वो मिसाल सुन रखी थी, लेकिन मेरे सामने बैठा हुआ मंसूर अहमद झोरा साठा पाठा के म्यार पर पूरा उतरता दिखाई नहीं देता था। खंडर को देखकर यह अंदाज़ा तो होता था कि कभी इमारत शानदार रही होगी, मगर अब वो इमारत नाबूद हो चुकी थी और जहाँ तक निगाह जाती थी खंडर की वीरानी और सुनसानी ही नज़र आती थी। मैंने कुरेद जारी रखी, झोरा चाचा, क्या लाडो तुम्हारी पहली बीवी है? पहली ही समझिए जनाब। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने पूछा। पहली ही समझिए से तुम्हारी क्या मुराद है? वो बोला, मैं ये कहना चाहता हूँ थानेदार साहब कि मैंने जवानी में एक शादी की थी, लेकिन वो औरत ज़्यादा देर जिंदा नहीं रही थी। इस शादी के सिलसिले में मेरे साथ धोखा किया गया था। एक बीमार लड़की को मेरे पल्ले बांध दिया गया था। मुझे उसकी बीमारी से बेखबर रखा गया। वो औरत किसी खतरनाक और मौजी मर्ज में मुब्तला थी। मेरे घर आने के कुछ ही अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया था। वो जितने दिन मेरे घर में रही, मैं उसके इलाज मुआवजे में उलझा रहा। वो सांस लेने को रुका, फिर बात जारी रखते हुए बोला, थानेदार साहब, यही वजह है कि मैं लाडो से शादी को अपनी पहली शादी कहता हूँ। कुलसुम से मेरी शादी हुई ना हुई एक बराबर थी। कुलसुम तुम्हारी पहली बीवी का नाम था ना? उसने इस्बात में गर्दन हिला दी। मैंने कहा, तुम अपने तय चाहे कुछ भी समझते रहो चाचा झोरा, मगर हकीकत नहीं बदल सकती। और हकीकत यह है कि तुमने पहली शादी कुलसुम से की थी। उसने तस्दीक, तरदीद या तायद में कुछ ना कहा और खामोश नज़र से मुझे देखता रहा। मैंने ज़ाविया सवालात थोड़ा सा तब्दील करते हुए पूछा, चाचा झोरा, कुलसुम से शादी के वक्त तुम्हारी उम्र क्या रही होगी? उस वक्त मैं भरपूर जवान था जनाब। मैंने उम्र पूछी है। वो कुछ सोचते हुए बोला, लगभग 20 साल। और इस वक्त तुम कमोपेश 60 साल के हो। बिल्कुल जनाब, वो यकीन से बोला। मैंने पूछा, गोया अरसा 40 साल तुमने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि तुम्हारा बीवी का साथ नहीं रहा। इसकी कोई ख़ास वजह थी? कोई ख़ास वजह नहीं थी जनाब, वो तामुल करते हुए बोला। कुलसुम की वजह से मैं काफ़ी मुश्किलात से दो चार रहा था। शायद इसीलिए दोबारा शादी के लिए मैंने सोचा नहीं। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो इस बात पर बात करने से कतरा रहा था। मुमकिन है इस सिलसिले में खुद कसूरवार हो। मैंने उसके नाजुक मामले का एहसास करते हुए बहुत ही मोहतात अल्फाज में पूछा, चाचा झोरा, तुम्हारे बयान के मुताबिक लगभग 40 साल तक तुमने बीवी के बगैर ज़िंदगी गुजारी है। फिर अचानक तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आ गया? बस जी, एक इत्तेफाक से लाडो को मेरी बीवी बना दिया था। वो शर्माते हुए बोला। कैसा इत्तेफाक चाचा? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। इस सिलसिले में मैं शुरू से ही मुतजस्सिस था। एक एवं सी शक्ल सूरत का बूढ़ा जब किसी हसीन और चंचल किस्म की नौजवान लड़की से शादी रचाता है तो इस शादी की तह में कोई ना कोई पुरस्कार कहानी ज़रूर होती है। झोरा के बारे में अभी तक वो कहानी मंजर पर नहीं आई थी, मगर अब इसके आसार पैदा हो गए थे।
मेरे सवाल के जवाब में झोरा ने बताया, जनाब आप तो अपने ही बंदे हैं। आप जब मेरी हमदर्दी में सोच रहे हैं तो मुझ पर फ़र्ज़ आए थे कि मैं अपने लाडो के बारे में आपको सब कुछ सच सच बताऊं। इतना कहकर वो खामोश हो गया। मैंने महसूस किया वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। इस मौके पर मैंने खुद पर उस पर एतमाद मजबूत करने की खातिर कहा, चाचा झोरा तुम बेधड़क मुझे सारी बात बता दो। फिक्र न करो, हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू किसी तीसरे शख्स के कानों तक नहीं पहुंचेगी, ये मेरा तुमसे वादा है। उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक दिखाई दी। वो खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, थानेदार साहब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं गांव-गांव घूम कर फिर कर कपड़ा बेचता हूँ। पूरा दिन मैं अपनी साइकिल पर कपड़ों के थान लादे गर्दिश में रहता हूँ। मेरा सारा दिन सफ़र में गुजरता है। एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका, फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, तो जनाब बात यह है कि मेरा कारोबार ज़्यादातर उधार पर चलता है। लोग 1 साल के वादे पर मुझसे कपड़ा खरीदते हैं। कुछ लोग अदायगी में इससे कम या ज़्यादा अरसा भी लगा देते हैं। दरअसल इस तरीके से दोनों का फ़ायदा होता है। ग्राहक बगैर रकम अदा किए मुझसे कपड़ा खरीद लेते हैं और फिर आसान किस्तों में थोड़ी थोड़ी रकम मुझे वापस करते रहते हैं। मैंने अपने ग्राहकों को ये जो सहूलत दे रखी है, इसके बदले में मैं भी उनसे फ़ायदा उठाता हूँ। कारोबार और दुकानदारी में ये सब कुछ तो होता है ना जनाब। मैंने पूछा, तुम अपने ग्राहकों से किस किस्म का फ़ायदा उठाते हो? वो तामुल करते हुए बोला, जनाब अब आपसे क्या पर्दा। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने इजाफा किया, सच्ची बात यह है कि उधार वाले ग्राहकों को मैं दुगनी कीमत पर कपड़ा फ़रोख्त करता हूँ। जो कपड़ा 3 रुपये गज़ होता है वो मैं 6 रुपये गज़ फ़रोख्त करता हूँ। इस तरीके से मुझे ज़्यादा आमदनी होती है और ग्राहक को अदायगी की सहूलत मैसर आ जाती है। वो कभी रुपया कभी 8 आने के हिसाब से रकम मुझे लौटाते रहते हैं। मैंने कहा, हाँ चाचा कारोबार में ये सब चलता है। तुम्हारे तरीक़े कार से अगर तुम्हारा ग्राहक मुतमईन है तो फिर इसमें काबिल एतराज़ कोई बात नहीं होना चाहिए। वो मेरे तायदी तबसरे से खुश हो गया। वाज़ह है कि जिस ज़माने का ये वाक़या है वो बहुत अच्छा और सस्ता दौर हुआ करता था। आजकल की तरह महंगाई ने आसमान को नहीं छुआ था। अशियाए ज़रूरत हर शख्स की दस्तरस में थी। एक गरीब से गरीब आदमी को भी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें बआसानी दस्तयाब हो जाती थीं। 3 रुपये गज़ वाले कपड़े को आप कोई मामूली किस्म का कपड़ा तस्वुर ना करें। यही कपड़ा आजकल लगभग 100 रुपये मीटर फ़रोख्त हो रहा है। चाचा छोरा ने कपड़ा बेचने का जो तरीका वाज़ा किया था वो आजकल भी राइज है। आपने देखा होगा आजकल ज़रूरत की हर चीज़ आसान बहाना एक साथ पर मिल जाती है, मगर उसके लिए इस चीज़ की असल कीमत से कई ज़्यादा रकम अदा करना पड़ती है। चाचा छोरा ने बात जारी रखते हुए कहा, थानेदार साहब मैं दीगर गाँव की तरह शाहपुर में भी कपड़ा बेचने जाता था। शाहपुर का वैसने खैर दिन मेरा मुस्तकिल गाहक था और उसकी तरफ काफ़ी रकम भी जमा हो चुकी थी। मेरे बार बार के तकाजे पर एक दिन उसने मुझे एक पेशकश की। इतना कहकर वो खामोश हो गया। कैसी पेशकश चाचा झोरा? मैंने पूछा। वो बोला, खैर दिन की तरफ मेरे 200 रुपये थे। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं 300 रुपये मज़ीद उसे दे दूं तो वो अपनी बेटी लाडो की शादी मुझसे कर देगा। ये शादी थी या ख़रीदो फ़रोख्त? मैंने सख्त लहजे में कहा। इस तरह तो खैर दिन अपनी बेटी की 500 रुपये में बेचने की बात कर रहा था। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी बात तो कुछ इस किस्म की थी, मगर उसमें खैर दिन को भी एक मजबूरी थी। क्या लाडो उसकी सौतेली बेटी थी? मैंने पूछा। नहीं जी, उसने नफ़ई में गर्दन हिलाई। लाडो खैर दिन की सगी और इकलौती औलाद थी। फिर उसकी क्या ऐसी मजबूरी थी? मैंने तंज़िया लहजे में सवाल किया। इस किस्म के वाक़यात तो सौतेली औलाद के हवाले से सुनने में आते हैं। वो थूक निगलते हुए बोला, वो बात दरअसल यह है जनाब कि कुछ अर्सा पहले लाडो की माँ का इंतकाल हो गया था। 1 साल बाद खैर दिन ने एक बेवा औरत से शादी कर ली। वो औरत बड़ी तेज़ तर्रार थी। लाडो उसको एक आंख नहीं भाती थी और लाडो भी अपनी सौतेली माँ के लिए अपने दिल में सख्त नापसंदीदगी के जज्बात रखती थी। दोनों में आए दिन तोत्कार और नोक-झोंक होती रहती थी और इस सिलसिले में खैर दिन ने हमेशा अपनी बीवी का साथ दिया था। वो पूरी तरह उस औरत की मुट्ठी में था। बाज़ लोगों का ये भी ख्याल था कि खैर दिन की बीवी ने उसे उल्लू का गोश्त खिला दिया है। खैर बीवी की उल्टी सीधी पट्टियों में आकर खैर दिन अपनी बेटी के खिलाफ होता गया। नतीजे में लाडो भी अपने बाप से नफरत करने लगी। फिर एक रोज़ लाडो और उसकी सौतेली माँ में इस दौर की लड़ाई हुई कि खैर दिन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने अपनी बीवी को सच्चा और बेटी को झूठा समझते हुए उस रात लाडो पर हाथ भी उठाया और उसकी ठीक ठाक धुनाई भी कर डाली। उस पर भी खैर दिन की बीवी का कलेजा ठंडा ना हुआ और उसने खैर दिन पर जोर दिया कि अब इस घर में इन दोनों में से कोई एक रहेगा। अगर खैर दिन उसे अपनी बीवी बनाकर रखना चाहता है तो उसे अपनी बेटी को वहाँ से दफ़ा करना होगा। खैर दिन इस बुरी तरह बीवी के जंगल में फंस चुका था कि उसने अपनी बेटी के खिलाफ फैसला सुना दिया। उसने अपनी बीवी से वादा किया कि वो जल्द अज जल्द लाडो को इस घर से चलता कर देगा।
चाचा झोरा की कहानी में ज़रा वक्फा आया तो मैंने लुकमा दिया और खैरदीन ने अपनी बेटी को घर से चलता करने की ये तरकीब निकाली कि 500 रुपये में तुम्हारे हाथ फ़रोख्त कर दिया। हकीकत बड़ी तल्ख होती है थानेदार साहब, वो इस्बात में सर हिलाते हुए बोला। और हकीकत ये है कि खैरदीन ने अपनी बेटी को मेरे हाथ बेचा था। मैंने पूछा, क्या इस मौके पर लाडो ने कोई एहतजाज नहीं किया था? वो बेचारी क्या एहतजाज करती, झोरा ने अफसोसनाक अंदाज में जवाब दिया। उसने तो शुक्र किया होगा कि एक मुस्तकिल अजाब से उसे निजात मिल गई। मैंने कहा, चाचा झोरा, तुमने लाडो के जो साबिक हालात बताए हैं, इसके पेश नज़र तो यही कहा जा सकता है कि लाडो एक अजाब मुसलसल में मुब्तला थी। मेरा मतलब ये है कि क्या उसने अपनी उम्र से कई उम्र ज़्यादा के शख्स से शादी पर कोई एतराज़ नहीं किया था? मुमकिन है उसने एतराज़ किया हो, झोरा ने कहा, लेकिन उसके एतराज़ पर गौर करने की फुर्सत किसे थी? वो भी ये सोचकर मुतमईन होगी कि चलो सौतेली माँ की अजियतनाक बातों से तो निजात मिलेगी। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसने इजाफ़ा किया, शादी के बाद लाडो ने मुझे बताया था कि उसकी सौतेली माँ उसके बाप को उसके किरदार के बारे में भी उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती रहती थी। उसने लाडो पर यह भी इल्ज़ाम लगाया था कि वो चोरी छुपे किसी लड़के से मिलती रहती है, और इस पर खैरदीन ने लाडो को कोटते हुए इस नाम नहाद लड़के के बारे में दरियाफ्त किया था। लेकिन ऐसा कोई किरदार लाडो की ज़िंदगी में आया ही नहीं था, तो वो किसका नाम लेती? लाडो की खामोशी और मुसलसल खामोशी ने खैरदीन के शक को पुख्ता कर दिया था, और वो भी अपनी बीवी का हम ज़ुबान हो गया था। सौतेली माँ के इल्ज़ाम ने लाडो को इतना दुख नहीं पहुँचाया था जितना खैरदीन के रवैये से पहुँचा। वो अपने बाप से इस किस्म के सलूक की तवक्का नहीं कर रही थी। इसे क्या मालूम था कि उसका बाप एक फितना परवर औरत का शौहर था, शौहर भी ऐसा जिसके लिए जन मुरीद का लफ्ज़ ज़्यादा मौजू था। चाचा झोरा का तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने कहा, एक बात बताओ चाचा, क्या लाडो तुम्हारे साथ खुश है? बहुत खुश है जनाब, वो जल्दी से बोला। मैं इसकी छोटी से छोटी बात को बहुत अहमियत देता हूँ, इसकी हर ख्वाहिश और फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए तो ऐसा है जैसे दोज़ख से निकलकर जन्नत में आ गई हो। मैंने कहा, वो तो दोज़ख से निकलकर जन्नत में आ गई है, मगर तुम्हारी ज़िंदगी में एक मुस्तकिल परेशानी शामिल हो गई है। वो चौंकते हुए अंदाज में बोला, आप किस परेशानी का जिक्र कर रहे हैं थानेदार साहब? भाई यही परेशानी कि तुम्हें आए रोज़ मोहल्ले बदलना पड़ते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जनाब, ऐसा कब तक चलता रहेगा झोरा? आप चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा जनाब। मैं तो ऐसा ज़रूर चाहूँगा चाचा, मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा। वो बोला, दरअसल गलती मेरी अपनी है, मुझे पहले वाक़ये के बाद पुलिस के पास आ जाना चाहिए था। इन गुंडों बदमाशों और लफंगों से आप खुद ही बेहतर तौर पर निमट सकते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, मैंने बेसाख्ता कहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, हैरत से दीदे फैलाते हुए बोला, क्या आयत जनाब? मैंने कहा, मेरा मतलब ये है कि तुमने थाने में रिपोर्ट कराने का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त किया था। बस जनाब, आप ताफ़ो को कोई माकूल बंदोबस्त कर दें तो मैं आपको शुक्रगुजार रहूँगा, उसने लजाजत से कहा। मैं यहाँ से अब कहीं और नहीं जाना चाहता। इस मौके पर मैंने एक ख़ास हवाले से उसकी बात करना ज़रूरी समझा। मैंने निहायत ही संजीदा लहजे में कहा, चाचा छोरा, मेरी बात का बुरा नहीं मनाना, मैं लाडो के हवाले से कुछ उड़ती उड़ती भी सुनी है। वो क्या जनाब? वो मोहतात नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, चाचा, एक ताफ़ो का बंदोबस्त करने से बात नहीं बनेगी। आप क्या कहना चाहते हैं जनाब? मैं ये कहना चाहता हूँ चाचा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। मैंने सुना है कि ताफ़ो के अलावा भी कुछ अफराद तुम्हारे घर के चक्कर काटते हैं, और उसमें गालिब हाथ लाडो की हौसला अफजाई का है। ये बात आपको किसने बताई है? किसी ने भी बताई हो, तुम इस बारे में क्या कहते हो? वो नफ़रत आमिज़ लहजे में बोला, मुझे यकीन है इस किस्म की बकवास ताफ़ो के सिवा और कोई नहीं कर सकता, और उसकी भी एक ख़ास वजह है। फ़र्ज़ करो मुझे ये बात ताफ़ो ही ने बताई है, तो इसकी ख़ास वजह तुम्हारे नज़दीक क्या हो सकती है? मैंने पूछा। तुम इतने वसूख से कैसे ताफ़ो का नाम ले रहे हो? वो बोला, जनाब, ये तो सीधी सी बात है, मैंने ताफ़ो को उसके नाज़ेबा हरकत पर बुरा भला कहा था। लाडू ने भी एक दो मरतबा सख्त अल्फाज में उसे डांट टपट की थी। इंतकामन वो इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात लगा सकता है। मैंने कहा, चाचा, तुम ताफ़ो की तरफ से तो बेफ़िक्र हो जाओ, मैं इसे अच्छी तरह समझा दूंगा। आपने पहले भी उसे समझाया था, वो शिकायत आमेज़ लहजे में बोला। एक माह सकून रहा, और अब उसने फिर ओछी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। आज सुबह उसने लाडो को जिस किस्म की धमकी दी है, इसके बाद मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया हूँ। वो खब्बीस इंसान कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर गुजरे। मैंने मुनासिब अल्फाज में उसे तसल्ली दी और कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ चाचा छोरा, मैं कल ही ताफ़ो को थाने बुलाकर बात करता हूँ। अगर उसने कोई गड़बड़ की तो मैं उस शैतान को 100 छत्तर मारूंगा, और ज़रूरत पड़ी तो हवालात में भी बंद कर दूंगा। छोरा मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। दूसरे रोज़ हस्बे वादा मैंने एक कांस्टेबल को भेजकर अल्ताफ़ उर्फ ताफ़ो को थाने बुलवा लिया। वो मेरे कमरे में आकर सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। मैं चंद लम्हे तेज़ नज़र से उसे घूरता रहा। वो
मेरी निगाह की ताब न लाते हुए मिनमिनाया, थानेदार साहब, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा, वो तुम्हारा मामा कल शाम को मेरे पास आया था। मेरा मामा कौन जनाब? मंजूर अहमद उर्फ झोरा, मैंने ठोस लहजे में कहा। झोरा मेरा मामा तो नहीं है जनाब, उसे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैंने लफ्ज़ मोहब्बत पर दबाव डालते हुए कहा। सुना है मामाओं को भांजों से बहुत मोहब्बत होती है। झोरा कल शाम फिर तुम्हारी तारीफ करने आया था। ताफू मेरे लहजे में छुपे तंज को बाखूबी समझ गया, ठहरे हुए लहजे में बोला, अब चाचा झोरा को मुझसे क्या शिकायत है? वही पहले वाली शिकायत है, मैंने कहा, बल्कि इस मर्तबा पहले से भी ज़्यादा है। वो घगियाने वाले अंदाज में बोला, जनाब, मैंने तो आपके हुक्म के मुताबिक उस तरफ जाना ही छोड़ दिया है। वो दिन और आज का दिन है, मैंने झोरा की शक्ल देखी और न लाडो की सूरत। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही होगी? मैंने जहर खंत लहजे में कहा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जनाब, वो रो देने वाले अंदाज में बोला। ओए सच के घोड़े, मैंने सख्त लहजे में कहा, मैंने तुम पर पहले ही वादा कर दिया था कि मैं ज़रा मुख्तलिफ किस्म का थानेदार हूँ, मुझसे ये चक्करबाजी ना करना। मैंने कोई चक्करबाजी नहीं की सरकार, वो फर्दियादी लहजे में बोला। आप चाहें तो मुझसे बड़ी से बड़ी कसम ले लें। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम झूठे हो, तुम्हारी कस्में भी झूठी होंगी, मगर याद रखो मेरा वादा झूठा नहीं है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं तुम्हारी तशरीफ़ पर इतने जूते बरसाऊंगा कि शुमार नहीं कर सकोगे, कि कई रोज़ तक बैठने से कासिर हो जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आपको और आपके कहे को गलत नहीं कह सकता माई बाप, वो शिकस्ता लहजे में बोला, मगर हकीकत यही है कि मैंने अब तक आपकी हिदायत के मुताबिक अमल किया है। मैंने सख्त लहजे में उसे मुखातिब करते हुए कहा, क्या ये बात गलत है कि कल सुबह तुम्हारी लाडो से मुलाकात हुई थी? बिल्कुल गलत, वो कतियत से बोला। मुझे पता चला है कि कल तुमने लाडो को अगवा वगैरह की धमकी दी थी। ना सरकार, वो कानों पर हाथ लगाते हुए बोला, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, बस बस बहुत तौबा हो गई। मैंने उसके तौबा के सिलसिले को कतई करते हुए कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक कल सुबह लाडो हकीम की दुकान से झोरा के लिए दवाई लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में तुम उसके सामने आ गए। पहले तो तुमने उस पर उस बात पर गुस्सा किया कि झोरा ने थाने में उसके खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज करवाई थी। वो रास्ता बदल कर जाने लगी तो तुमने उसे धमकी दी कि तुम अनकरीब उसे अगवा कर लोगे। न सिर्फ अगवा कर लोगे बल्कि उसकी बेहरमती करने के बाद कत्ल करके उसकी लाश को बड़ी नहर में फेंक दोगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? वो गिड़गिड़ाने लगा, जनाब, ऐसी कोई बात सिरे से हुई ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इतने दिन से मैंने झोरा को देखा है और ना लाडो से मुलाकात हुई है, फिर अगवा और कत्ल वगैरह की धमकी का क्या सवाल पैदा होता है? ये सरासर मुझ पर बहतान है। एक लम्हे के लिए मैं सोच में पड़ गया। ताफू खुद पर आयद करदा इल्ज़ाम से जिस शिद्दत से इनकार कर रहा था, इससे इसकी सच्चाई झलकती थी। मैंने उसके लहजे में और अंदाज से महसूस किया था कि वो दो रुख गोई का सहारा नहीं ले रहा था। अगर ताफू को सच्चा मान लिया जाता तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि झोरा ने गलत बयानी क्यों की। झोरा के हवाले से एक अहम बात यह भी थी कि ताफू ने बराह रास्त उसे नहीं धमकाया था, बल्कि धमकी वाली बात झोरा तक उसकी नौजवान और खूबसूरत बीवी के तवस्सुस से पहुंची थी। तो क्या इस सारे मामले में लाडो कहीं गड़बड़ कर रही थी? ये एक ऐसा सवाल था जो बहुत दूर तक सोचने की दावत देता था। मैं ताफू की जानिब मुतवज्जा हो गया। ताफू, मैं आखिरी मरतबा पूछ रहा हूँ, अगर इस सारे मामले में तुम कुछ छुपा रहे हो या किसी हकीकत को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हो तो अब भी मुझे बता दो। मैं तुम्हारे साथ इंतहाई नरम और रवैया इख्तियार करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आगे जाकर मुझे मालूम हुआ कि तुमने किसी किस्म की गलत बयानी से काम लिया है तो फिर सोच लो, मैं तुम्हें सीधा जेल भिजवा कर ही दम लूँगा। वो निहायत संजीदा लहजे में इख्तियार करते हुए बोला, थानेदार साहब, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो फिर आप ही बताएं कि मैं आपको अपनी सच्चाई का यकीन किस तरह दिलाऊं। उसके अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो दो रुख गोई का सहारा नहीं ले रहा था। कोई भी मर्दम शनास शख्स ताफू की बात सुनकर इसी नतीजे पर पहुंचता। मैंने एक और हवाले से उसे घिसना चाहा, ताफू, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सच और झूठ का पता चला लूँगा। फ़िलहाल तुम ये बताओ कि लाडो के हवाले से तुमने जिस किस्म की हरकतों की बात की थी उसमें कितनी सदाकत है? अगर आप यकीन करें तो मैंने 101% सच बोला है। वो ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ। मैंने रुक रुक कर कहा, मैंने इस सिलसिले में चाचा जोरा से पूछगछ की थी। वो तो इस मामले के बारे में सरे से इनकारी हैं। वो इस बारे में क्या कहता है? इसका कहना है कि तुम लाडो को बदनाम करने के लिए इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हो।
मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा। वो अजीब से लहजे में बोला, इससे मुझे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है? झोरा के मुताबिक तुम इंतकामन ऐसा कर रहे हो। कैसा इंतकाम? उसने पूछा। मैंने उसे झोरा के मौक़िफ़ से आगाह करते हुए बताया, झोरा का ख्याल है कि तुमने उसकी बीवी पर डोरे डालने की कोशिश की थी। उसने तुम्हें न सिर्फ बुरी तरह झड़क दिया, बल्कि थाने में तुम्हारे खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी। एक लम्हे को रुक कर मैंने उसकी आंखों में झांका और कहा, झोरा के मुताबिक तुम अपनी नाकामयाबी और बेइज्जती का बदला लेने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो। पहली बात तो यह है, मुझे अपने किसी मकसद में नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ता। वो संजीदगी से बोला, मैंने लाडो की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन आपकी सरजनिश के बाद मैंने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। अगर आपने सख्ती से ना मना किया होता तो लाडो क्या चीज़ थी? मैं किसी न किसी तरह उसे अपने दाम में ले ही आता। एक लम्हे को उसने वक्फा किया और अजीब से अंदाज में मुस्कुराने के बाद बोला, थानेदार साहब, लाडो तो एक ऐसी औरत है जो खुद दावत नज़ारत देती है। मैंने आपको बताया था ना कि कई मनचले अफराद अपने दिल पशोरी करने और आंखें सेकने की खातिर उसकी गली के चक्कर लगाते रहते हैं। और जहाँ तक मेरी बेइज्जती का ताल्लुक है, तो इसमें भी कोई वज़न नहीं है। आपने मुझे थाने बुलाकर समझा दिया, मैंने आपकी बात पर अमल किया, इसमें मेरी बेइज्जती वाली कौन सी बात है? मैंने कहा, मैंने झोरा से लाडो वाले मामले के बारे में भी बात की थी, मगर वो तो ये बात सुनते ही भड़क उठा। वो इस सिलसिले में भी तुम्हें कसूरवार ठहरा रहा है। उसकी नज़र में उसकी बीवी इंतहाई बाहया और पाकबाज औरत है, और जिस किस्म की सरगर्मियों का तुमने जिक्र किया है, इससे इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अहमक है बुढ़ा, वो इस्तज़ाई अंदाज में बोला। थानेदार साहब, आप मेरी एक बात अपने पास नोट कर लें, ये शख्स अपनी बीवी की वजह से एक दिन बहुत बड़ा खसारा उठाएगा। मैंने ताफू से कहा, अच्छा तुम एक काम करो, हुक्म करें जनाब। वो हाथ बांध कर खड़ा हो गया। तुमने बताया कि बहुत से मनचले लाड़ों के चक्कर में उसकी गली के फेरे लगाते रहते हैं। मैंने उसके चेहरे से निगाह जमाते हुए कहा, अगर तुम्हारा बयान सच है तो तुम्हें इस सच्चाई को साबित कर लेने के लिए एक तजुर्बे से गुजरना होगा। मैं हर तजुर्बे से गुजरने के लिए तैयार हूँ, मगर ये काम तुम्हें बहुत एहतियात से करना होगा। आप काम तो बताएं जनाब। वो संजीदगी से बोला, मैं आपकी तवक्को पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा, मुझे इन अफराद के नाम और पते चाहिए जो तुम्हारे दावे के मुताबिक लाडो के दीदार के लिए उसके कोचे के मुसाफिर बने हुए हैं। यह तो बहुत ही आसान काम है जनाब। क्या तुम ये बासानी काम कर सकते हो? बिल्कुल जनाब, लेकिन इस सिलसिले में एक बात का ख्याल रखना होगा। मैंने राजदाराना अंदाज में कहा, किसी भी तरह लाडो झोरा को किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। वो पहले ही तुम्हारी तरफ से सख्त बदगुमान है। वो मायने खेज अंदाज में सर को जनबिश देते हुए बोला, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ जनाब, आप फिक्र न करें। मैं इन दोनों को इस सिलसिले में ज़रा भी भिनक नहीं पड़ने दूंगा। मैं ये काम इतनी सफाई से करूँगा कि सांप भी मर जाएगा और खैर से लाठी भी सलामत रहेगी। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। फिर तो ठीक है भाई, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, तुम आज ही इस सिलसिले में कोशिश शुरू कर दो। वो जोशीले लहजे में बोला, ये तो वैसे भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने ये साबित कर दिया कि झोरा की बीवी लाडो ही तांग झांक की आती है, तो फिर आपको मेरी बात का यकीन आ जाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उसने बात ख़त्म करने के बाद सवाली अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने इस्तफसार किया, कौन सी बात ताफू? मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब कि अगर मैंने आपको इन तमाम अफराद के नाम पते मुहैया कर दिए जो लाडो के चक्कर में हैं, तो फिर आप इस बात की तस्दीक किस तरह करेंगे कि मैंने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त थे? मैंने कहा, इस सिलसिले में तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। तुमसे जितना कहा जा रहा है तुम वही करो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरा काम करने का अपना मखसूस तरीका है। मैं खुद ही जान लूँगा कि तुम्हारी बात में किस हद तक सदाकत मौजूद है। अच्छा जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो अजीब से लहजे में बोला। मैंने कहा, अब तुम जा सकते हो। वो मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। थोड़ी देर बाद एएसआई बाकर अली मेरे पास आ गया। इस मामले की तमाम तरपेश और रफ्त और जज़ाइयात बाकर अली के इल्म में थी। मैंने ताफू से होने वाली ताज़ा तरीन गुफ्तगू के बारे में उसे बताया तो वो सोच में पड़ गया। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में इन दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा? मेरा इशारा ताफू और झोरा की तरफ था। बाकर अली मेरा इशारा समझते हुए बोला, मलिक साहब, अब तक के हालात से तो यही अंदाज़ा होता है कि या तो ये दोनों ही झूठे हैं या फिर दोनों ही सच्चे हैं। ये क्या बात हुई भाई? ये बात अगरचे एक माना है मलिक साहब, लेकिन हालात व वाक़ियात कुछ इस तरह की निशानदेही कर रहे हैं। एएसआई ने संजीदा लहजे में कहा, वैसे मैं अपने तौर पर अभी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूं जनाब। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। एएसआई की साफ गोई मुझे पसंद नहीं आई थी। कुछ देर बाद बाकर अली ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, क्या आप किस नतीजे पर पहुंच चुके हैं? मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया, मगर एएसआई मेरी खामोशी से मुतमईन होने वाला नहीं था।
اس نے سوال کیا، ملک صاحب کیا اس حاصل شدہ نتیجے کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں نے مریبانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، باقر علی تم دونوں پارٹیوں کو ترازو کے دو پلڑوں میں رکھ لو اور دیکھو تو تمہیں سب کچھ خود ہی نظر آ جائے گا۔ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نہیں سمجھے؟ آپ ہی وضاحت کر دیں ملک صاحب، اس نے کہا۔ دیکھو باقر علی، میں نے اسے مخاطب کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم اس وقت جس قسم کی صورتحال سے دو چار ہیں اس کے پیش نظر تافو کے ووٹ زیادہ ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے خود سے منسوب کر کے کہہ رہا ہے۔ وہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ اس نے لاڈو کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسری جانب سے ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہو رہی ہیں وہ جھورا کے توسط سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، جبکہ ہر بات میں لاڈو کا جواب منسلک ہوتا ہے۔ تافو نے لاڈو کو چھیڑا، تافو نے لاڈو سے بدتمیزی کی، تافو نے لاڈو کو اغوا اور ازا بعد قتل وغیرہ کی دھمکی دی۔ اس کے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جھورا ہم تک جو بھی شکایت پہنچا رہا ہے اس کا منبع لاڈو ہے، لہٰذا ہم عقل مندی کے تقاضے کے مطابق آنکھیں بند کر کے اس بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ ASI باقر علی تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ویسے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ کیسا آئیڈیا باقر علی؟ اب تک ہم اس کھیل کے دو کرداروں سے ملے ہیں، یعنی تافو اور جھورا سے، میں نے کہا۔ جی ہاں، اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے باقر علی نے کہا، جبکہ اس کھیل کا مرکزی کردار ابھی تک ہمارے واسطے میں نہیں آیا، کیوں نہ ایک تسلی بخش ملاقات مرکزی کردار سے بھی کر لی جائے؟ میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا، مرکزی کردار سے تمہاری مراد جھورا کی نوجوان بیوی لاڈو تو نہیں؟ جی ملک صاحب، ASI نے کہا، میرا اشارہ لاڈو ہی کی طرف ہے۔ تمہارا آئیڈیا بہت پاورفل ہے باقر علی۔ میں نے توصیفی نظر سے ASI کو دیکھا۔ تم نے پہلے بتایا تھا کہ لاڈو ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے۔ خوبصورتی اکثر فتنے جنم دیتی رہتی ہے۔ ممکن ہے کہ لاڈو سے ملاقات کے بعد ہمیں کچھ مفید معلومات حاصل ہو جائیں۔ مجھے کھلے دل سے اس بات کا اعتراف ہے کہ لاڈو سے ملاقات والی بات سب سے پہلے باقر علی کے ذہن میں آئی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک ذہین اور مستعد پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اس کے آئیڈیا کی تائید کی تو اس نے کہا، ملک صاحب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ لاڈو سے ملاقات کے لیے اسے تھانے بلایا جائے یا پھر؟ میں نے داستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس کے بات کی تہہ تک پہنچ گیا، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، باقر علی اسے تھانے بلانے سے کئی بہتر ہے کہ ہم اس سے ملنے جھورا کے گھر چلے جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ASI نے معتدل لہجے میں کہا۔ پھر کب چلیں اس طرف؟ میں نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق جھورا روزانہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور رات ہی کو واپس آتا ہے، اس لیے یا تو علیل صبح اس سے ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر رات میں۔ میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جھورا کتنے بجے آتا ہے اور جاتا ہے۔ ASI نے خیال آرائی کی۔ ہم لاڈو سے ملنا چاہتے ہیں، وہ تو دن بھر گھر پہ ہی رہتی ہے، ویسے بھی جھورا کی غیر موجودگی میں ذرا کھل کر بات ہو سکے گی۔ میں نے ASI کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم کل بعد از دوپہر منظور احمد عرف جھورا کے گھر لاڈو سے ملاقات کرنے چلیں گے۔ اس وقت جب ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی دن کے 2 بجے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس روز بھی لاڈو کے گھر جا سکتے تھے، مگر ایک خاص بنا پر میں نے کل کا پروگرام بنایا تھا۔ مجھے امید تھی کہ کل دوپہر تک تافو کوئی نہ کوئی سنسنی خیز اطلاع ضرور لائے گا اور تافو کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں لاڈو سے زیادہ بہتر انداز میں ملاقات ہو سکتی تھی۔ اس روز رات جب میں اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کر رہا تھا تو میرا ذہن جھورا اور لاڈو ہی کے مسئلے میں الجھا رہا تھا۔ جھورا کے بیان کے مطابق شاہ پور کے خیر دن نے اپنی بیٹی لاڈو صرف 500 روپے کے عوض اس کے حوالے کر دی تھی۔ یہ بات ابھی تک میرے حلق سے نہیں اتری تھی۔ لاڈو جیسی حسین اور تنہا دار حسینہ، جیسا کہ مجھے بتایا جا رہا تھا کہ ASI نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی، ایک کم رو بڈھے کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی تھی؟ جھورا کا تو یہی دعویٰ تھا کہ لاڈو اس کے ساتھ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ٹھیک ہے، باپ کے گھر میں لاڈو کی سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر کرلا کو وقت صحرا میں بسیرا کر لے۔ اس حوالے سے لاڈو سے بہت سے سوالات پوچھے جا سکتے تھے۔ سونے سے پہلے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جھورا کے بیان کی تصدیق کے لیے میں کل ایک کانسٹیبل موزہ شاہ پور بھی روانہ کروں گا۔ وہ وہاں جا کے رہائشی افراد سے سنگن لینے کی کوشش کرے گا کہ خیر دن اس کی بیوی یعنی لاڈو کی سوتیلی ماں اور لاڈو کے درمیان کس قسم کے حالات پیش آئے تھے۔ دوسرے دن میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک عجیب و غریب صورتحال میری منتظر تھی۔ مجھے توقع تھی کہ آج تافو سے ملاقات ہوگی، لیکن تافو کے بجائے جھورا کی شکل دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا۔ اس وقت وہ حزن و ملال کا مرقع بنا ہوا تھا۔ میں کمرے میں آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ میرے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے چاچا جھورا؟ وہ فریاد کناں انداز میں بولا، میں لٹ گیا سرکار، میرا سب کچھ چلا گیا، آخر ہوا کیا ہے؟
होना क्या था सरकार? वो बेरब्त अल्फाज में बोला। वही हुआ जो होना था। मैंने कदरे सख्त लहजा इख्तियार करते हुए इस्तफसार किया। झोरा, ये क्या और तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? क्या होना था जो हो गया है? हजूर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, वो सरापा फरियाद बनकर बोला। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो झोरा, मैं इस वक्त तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक मुझे सूरत हाल का पूरी तरह इल्म ना हो जाए। तुम वाज़ा अल्फाज में मुझे बताओ कि किस मुसीबत ने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी है। मुसीबत तो एक ही थी जनाब, वो नमनाक लहजे में बोला। उसने मेरा बूहा खड़काया है। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि तुम घुमाओ फिराओ से पास नहीं आओगे। मैं घुमाओ फिराओ नहीं कर रहा जनाब, वो गलोगीर आवाज़ में बोला। दरअसल मैं इस वक्त तक इतने बड़े सदमे से गुजर रहा हूँ कि मेरी मत ही मारी गई है। मैं आपको ये बताने आया था कि वो नामराद ताफू अपनी कमीनी और घटिया चाल चलने में कामयाब हो गया है। अब मेरे चौंकने का मकाम था। मैंने जल्दी से पूछा, ताफू ने ऐसा क्या कर दिया है झोरा चाचा? उसने अपनी धमकी पर अमल कर डाला है हजूर। क्या? मेरा लहजा हैरत से भरपूर था। जी सरकार, झोरा दुखी लहजे में बोला। ताफू ने लाडो को अगवा कर लिया है और अब वो अपनी धमकी के मुताबिक पहले इसकी इज्जत खराब करेगा, फिर कत्ल करके उसे बड़ी नहर में बहा देगा। वो बोलते बोलते लरजने लगा। कुछ करें जनाब, अगर देर हो गई तो मेरी दुनिया अंधेरा हो जाएगी। मैं किसी को क्या, खुद को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। मेरा जहन इस वक्त बड़ी तेज़ रफ्तार से काम कर रहा था। झोरा ने जो हालात बयान किए थे वो मेरी तवक्का के बरक्स थे। मुझे उम्मीद थी कि ताफू लाडो की हरकतों के बारे में मुझे मुफीद मालूमात मुहैया करेगा, और झोरा ये बता रहा था कि वो उसकी नौजवान बीवी को ले उड़ा था। झोरा की शुरू ही से ताफू से शिकायत थी, मगर पिछले कुछ अरसे से ताफू मुझे बेकसूर नज़र आने लगा था। इस वक्त एएसआई मेरे कमरे में मौजूद नहीं था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत झोरा से पूछा, चाचा, तुम्हारी बीवी कब से गायब है? लाडो गायब नहीं हुई थी थानेदार साहब, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, बल्कि इसे गायब किया गया है। मेरा मतलब है ताफू ने अपनी बदफितरत का मुजाहरा करते हुए उसे अगवा कर लिया है। चलो जो कुछ भी है, मैंने उसकी कैफियत के पेश नज़र बात को आगे बढ़ाने के लिए कहा, तुम ये बताओ लाडो को ताफू ने कब और कहाँ से अगवा किया है? लाडो को घर ही से अगवा किया गया है जनाब। ये किस वक्त की बात है? बिल्कुल ठीक वक्त का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें कब मालूम हुआ कि लाडो घर में मौजूद नहीं है? आज सुबह, वो थूक निकलते हुए बोला। आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो वो बिस्तर से गायब थी। क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है कि वो रात को घर में मौजूद थी? आप भी कमाल करते हैं जनाब, वो अजीब से लहजे में बोला। ये बात मुझसे ज़्यादा और किसको मालूम होगी कि लाडो रात को घर में मौजूद थी या नहीं? तुम ये कहना चाहते हो कि रात को जब तुम सोने के लिए लेटे तो तुम्हारी चहेती बीवी घर में ही थी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। उसने इस बात में जवाब दिया, और जब सुबह तुम बेदार हुए तो वो बिस्तर से गायब थी? मैंने पूछा। जी हाँ, उसने गर्दन को अस्बाती जनबिश दी। मैंने कहा, लाडो की गैर मौजूदगी से तुमने फ़र्ज़ कर लिया कि उसे ताफू ने अगवा कर लिया है? फ़र्ज़ नहीं थानेदार साहब, वो अपने अल्फाज में ज़ोर भरते हुए बोला। मुझे पूरा यकीन है कि लाडो को ताफू ही ने अगवा किया है। इस पूरे यकीन की कोई ख़ास वजह? मैंने पूछा। वो बोला, सबसे बड़ी वजह तो ताफू की धमकी ही है। वही धमकी जो उसने तुम्हारी बीवी लाडो को दी थी? जी हाँ, मैं उसी धमकी की बात कर रहा हूँ, वो ठोस लहजे में बोला। इसी दौरान में एएसआई बाकिर अली भी वहाँ हाजिर हो गया। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे सूरत हाल से आगाह किया, फिर चाचा झोरा की जानिब मुतवज्जा हो गया। चाचा, ज़रा सोच कर बताओ, मैंने ठहरे हुए लहजे में सवाल किया। गुज़िश्ता रात जब तुम सोने के लिए लेटे तो तुमने घर का बैरूनी दरवाज़ा वगैरह अच्छी तरह बंद कर लिया था? वो पुरवसूख अंदाज में बोला। थानेदार साहब, ये काम मैं बहुत एहतियात और पाबंदी से करता हूँ। गुज़िश्ता रात मैंने दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया था। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, और जब तुम सुबह सोकर उठे तो दरवाजे की क्या सूरत हाल थी? दरवाज़ा खुला हुआ था, उसने जवाब दिया। यानी तुम्हारा मतलब है कि दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था? नहीं जनाब, दरवाज़ा तो बंद ही था, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। मैं ये कहना चाहता था कि दरवाजे का ताला और कुंडी खुला हुआ था, यानी दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। मैं गहरी सोच में डूब गया, फिर पूछा, रात को दरवाजे पर ताला लगाकर तुमने चाबी कहाँ रखी थी? चाबी के लिए एक मखसूस जगह है जनाब, झोरा ने बताया। अंदरूनी कमरे के दरवाजे के साथ दीवार पर एक खूंटी गड़ी है। मैं बैरूनी दरवाजे पर ताला लगाने के बाद चाबी उसी खूंटी पर टांग देता हूँ। मैंने पूछा, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारी लाडली बीवी लाडो को ताफू ने अगवा किया है? ज़रा ये तो बताओ कि ताफू तुम्हारे घर में दाखिल किस तरह हुआ था? बैरूनी दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, ना सिर्फ बंद था बल्कि उसमें ताला भी लगा हुआ था। उसने अपनी अकल के मुताबिक फ़लसफ़ा झाड़ने की कोशिश की। थानेदार साहब, ये गुंडे बदमाश जुर्म के 101 तरीक़ों से वाकिफ़ होते हैं।
بعض اوقات تو ان کی کارروائی کسی جادو کا کمال لگتی ہے۔ تافو نے بھی کسی طرح تالا کھول لیا ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ خیال افروز انداز میں بولا، جناب میرے گھر کی بیرونی دیوار زیادہ اونچی نہیں ہے، مجھے شک ہے کہ تافو دیوار پھاند کر اندر آیا ہوگا اور پھر کسی طرح تالا کھولنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ لاڈو کو اس نے کندھے پر ڈال کر دروازہ پھیڑا ہوگا اور خود لاڈو کے ساتھ رفو چکر ہو گیا ہوگا۔ ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چاچا جھورا، تم نے تو خود ہی ایک کہانی گھڑ لی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا سرکار، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ آپ نے جو کچھ پوچھا میں نے اپنے اندازے کے مطابق بتا دیا۔ ہو سکتا ہے اس سے ذرا مختلف انداز میں واقعات پیش آئے ہوں، مگر ایک بات کا مجھے صولہ آنے یقین ہے کہ لاڈو کو اغوا کرنے والا تافو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پوچھا، جب لاڈو کو اغوا کیا جا رہا تھا تو اس وقت تم سو رہے تھے؟ لاڈو نے اپنا اغوا کے خلاف کچھ نہ کچھ مزاحمت تو کی ہوگی، کیا اس کے بعد بھی تمہاری آنکھ نہیں کھل سکی؟ جناب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت گہری نیند سونے کا عادی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تافو نے یقیناً لاڈو کو کوئی رومال وغیرہ سنگھا کر پہلے بے ہوش کیا ہوگا، چنانچہ اسے مزاحمت کا موقع نہ مل سکا ہوگا اور تافو بآسانی اسے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اپنی معلومات کا خزانہ بہاتے ہوئے بتایا، میں نے سن رکھا ہے تافو جیسے بدماش اپنے پاس ایک ایسا رومال ضرور رکھتے ہیں جس پر بے ہوشی کی دوا لگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، چاچا اگر تم نے ایسا سن رکھا ہے تو یقیناً سن رکھا ہوگا، مگر ایک بات میری بھی کان کھول کر سن لو۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اضطراری انداز میں بولا، وہ کیا جناب؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، چاچا جھورا، نوجوان بیویوں کے بوڑھے شوہروں کو گہری نیند سونے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ میری بات شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، کیا تم دونوں میاں بیوی اندرونی کمرے میں سوتے تھے؟ اس نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی سرکار۔ میں نے پوچھا، کیا گزشتہ رات اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا؟ اندرونی کمرے کا دروازہ ہم کھلا ہی رکھتے ہیں، جھورا نے بتایا۔ میں نے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتاؤ، جب تم صبح بیدار ہوئے تو تم نے لاڈو کو گھر میں غیر موجود پایا تو تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ لاڈو کو تافو نے اغوا کر لیا ہوگا؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، جناب سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تافو نے لاڈو کو دھمکی دی ہے، اسی وقت سے میرے دل کو دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ تافو جیسے غنڈوں سے کسی بھی گھٹیا کارروائی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج صبح میں نے لاڈو کو بستر پر نہ پایا تو فوری طور پر میرا دھیان تافو ہی کی طرف گیا تھا۔ چاچا جھورا، کیا بیرونی دروازے کی چابی، میرا مطلب یہ ہے کہ دروازے کے تالے کی چابی بھی غائب ہے؟ وہ نفے میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب، تافو نے اپنی تئی بہت ہوشیاری سے کام دکھایا ہے۔ چابی سے تالا کھولنے کے بعد اس نے اسے واپس اسی جگہ پر رکھ دیا ہے، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چابی کھونٹی پر ہی لٹکی ہوئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ چاچا جھورا ہر بات کا اختتام اس شک پر کرتا تھا کہ اس کی بیوی کو تافو نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اسے ایسا کرنے سے روک نہیں سکتا تھا، یہ اس کا نقطۂ نظر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے جھورے سے پوچھا، چاچا جھورا، آج تم کتنے بجے سو کر اٹھے تھے؟ تقریباً 8 بجے سرکار، اس نے جواب دیا۔ کیا تم روزانہ 8 بجے ہی بیدار ہوتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ نفے میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، جناب میں تو فجر کے اذان کے ساتھ اٹھنے کا عادی ہوں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد رزق کی تلاش میں سائیکل پر کپڑوں کے تھان لاد کر گھر سے نکل جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک خلاف معمول بات تھی، 5-6 بجے بیدار ہونے والا شخص 8 بجے اٹھا تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا جھورا، کیا تم نے اپنے طور پر لاڈو کو کہیں تلاش کیا ہے یا سیدھے تھانے ہی چلے آئے ہو؟ میں سیدھا آپ کے پاس ہی آیا ہوں۔ میں نے کہا، تم کچھ دیر اس کا انتظار ہی کر لیتے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں سوتا چھوڑ کر کسی کام کے لیے گھر سے باہر گئی ہو اور ممکن اب تک واپس بھی آ چکی ہو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا جناب، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ پھر تافو کی طرف سے مجھے مسلسل یہ اندیشہ لاحق تھا، اس لیے میں فوراً آپ کے پاس چلا آیا۔ چلو تم نے جو بھی کیا اچھا کیا، میں نے کہا۔ میں ابھی جا کر جائے وقوع کا جائزہ لیتا ہوں، تم گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی کو اگر تافو نے ہی اغوا کیا ہے تو میں اسے جلد از جلد بازیاب کر لوں گا۔ میں نے جھورا کو تھانے کے برآمدے میں بٹھا دیا اور خود ASI باقر علی کے ساتھ تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگا۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک نہایت ہی اہم گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں باقر علی نے کہا، ملک صاحب، اگر واقعی تافو ہی نے حرکت فرمائی ہے تو میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ ہماری توقعات اور اندازوں کے خلاف ثابت ہو رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، فی الحال اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے فوری طور پر موقع واردات پر جا رہا ہوں۔ اس دوران میں تم تافو کی دکان پر چکر مار آؤ اور اگر وہ تمہارے ہتھے چڑھ جائے تو پہلی فرصت میں اسے تھانے لے آؤ۔
جو حکم جناب کا ASI اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ایک بات کا خیال رکھنا باقر علی، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا، اپنے ساتھ 2 کانسٹیبل اور گرفتاری کا مکمل بندوبست لے کر جانا۔ ممکن ہے تمہیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر چاچا جھورا کا شبہ درست ہوا تو پھر تافو بہت احتیاط سے ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، باقر علی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں تافو سے نمٹنے کا پورا انتظام کر کے وہاں جاؤں گا۔ ویسے ملک صاحب ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ باقر علی کے خاموش ہونے پر میں نے استفسار کیا۔ جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر واقعی تافوئی نے لاڈو کو اغوا کیا ہے یا وہ کسی بھی طور پر لاڈو کی گمشدگی میں ملوث ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ چھپا رستم ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، باقر علی، اگر تمہارے خدشات درست ثابت ہوئے تو تم دیکھنا میں تافو کا کیا حشر کرتا ہوں۔ جی ہاں، وہ سخت ترین سلوک کا مستحق ہوگا، ASI نے کہا، اگر قصوروار ثابت ہو گیا تو۔ میں نے کہا، اگر لاڈو کی گمشدگی یا اغوا میں تافو کا ہاتھ ہوا تو میں اسے چھپے رستم کو آیا پشتم بنا دوں گا۔ وہ کس طرح ملک صاحب؟ باقر علی نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس طرح باقر علی، میں نے سنجیدگی سے کہا، میں اس کی تشریف پر سانس روک کر اتنے چھتر برساؤں گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ان تمام رشتہ داروں کے چہرے گھومنے لگیں گے جو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ باقر علی زیر لب مسکرانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں چاچا جھورا کے ساتھ ان کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت ایک کانسٹیبل بھی میرے ہمراہ تھا۔ ASI باقر علی مجھ سے بھی پہلے تافو کی تلاش میں سبزی منڈی کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ لگ بھگ 20 منٹ میں جھورا کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا عام سا گھر تھا جس کے سامنے والی بیرونی دیوار زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس کی اونچائی تقریباً دروازے کے برابر ہی تھی۔ دروازہ پختہ لکڑی کا تھا جس کی پیشانی پر اندر اور باہر دونوں جانب آہنی کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ بیرونی دیوار کا جائزہ لینے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں سے اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرے تو بآسانی اندر کودا جا سکتا تھا۔ جھورے نے تالا کھولا اور ہم گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ لگ بھگ 3 مرلے تقریباً 70 گز پر تعمیر کیا گیا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ پچھلی جانب صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں جھورا اور لاڈو وقوع کے رات سوئے ہوئے تھے۔ اس کمرے کے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک کونے میں باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنا ہوا تھا۔ صحن کی شمالی دیوار کے ساتھ 2-3 سایہ دار درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک درخت کے تنے سے ایک سفید بکری بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں جھورا کے ساتھ گھر کے اکلوتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے اندر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جو یقیناً ان دونوں میاں بیوی کے استعمال میں تھیں۔ جھورا نے مجھے کمرے کے دروازے کے ساتھ دیوار میں گڑی ہوئی وہ کھوٹی بھی دکھائی جس پر بیرونی دروازے کے تالے کی چابی لٹکی رہتی تھی۔ مذکورہ چابی اس وقت بھی اپنی جگہ پر موجود تھی۔ میں نے 15-20 منٹ میں اس چھوٹے سے گھر کا مکمل ایکس رے لے لیا۔ اگر واقعی تافو نے لاڈو کو اغوا کیا تھا تو پھر زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ اس نے جھورا کے بیان کردہ طریقے پر عمل کیا ہوگا، یعنی وہ بیرونی دیوار پھاند کر گھر کے اندر داخل ہوا ہوگا۔ اس نے بے ہوشی کی دوا میں بسا کوئی رومال وغیرہ لاڈو کو سنگھا کر اسے مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑا ہوگا۔ پھر اس نے کھوٹی پر سے بیرونی دروازے کی چابی اتاری ہوگی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس نے چابی کو واپس اسی جگہ پر رکھا ہوگا۔ تب اس نے لاڈو کو بے ہوشی کی حالت میں کندھے پر لاد کر بیرونی دروازہ بند کیا ہوگا اور وہاں سے غائب ہو گیا ہوگا۔ اگر سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو یہ بالکل کسی فلم کا سین دکھائی دیتا ہے۔ پنجابی فلموں میں عموماً اسی ترکیب پر عمل کر کے لڑکیوں کو اغوا کیا جاتا دکھایا جاتا ہے۔ یہ پوری تھیوری مفروضوں پر مبنی تھی جسے میرا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ ویسے بھی ایک سامنے کی بات تھی اور وہ یہ کہ کیا تافو کو جھورا کے گھر کے بارے میں اتنا زیادہ معلومات حاصل تھی کہ وہ یہاں تک جانتا تھا کہ جھورا بیرونی دروازے کے تالے کی چابی کہاں پر رکھتا تھا۔ اس حد تک معلومات تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو گھر کا بھیدی ہو۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق تافو اس گھر کا بھیدی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا، ممکن ہے تافو نے یہ معلومات کسی اور شخص کے ذریعے حاصل کی ہو۔ اس قیاس میں جان نظر آتی تھی، لیکن فی الحال اس جاسوس شخص کا سراغ لگانے کا کوئی ذریعہ میرے سامنے نہیں تھا۔ میں نے چاچا جھورا کو تسلی دی کہ میں بہت جلد اس کی لاڈو کو برآمد کر لوں گا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ ایک بات وعدہ کرتا چلوں کہ جھورا کے گھر سے مجھے اس قسم کے کوئی آثار نہیں ملے تھے جن سے یہ قیافہ یا اندازہ لگایا جا سکتا کہ لاڈو کو تافو ہی نے غائب کیا تھا۔ میں جھورا کے گھر سے باہر آیا تو وہ میرے پیچھے ہی آ گیا اور منت آمیز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میری لاڈو مل جائے گی نا؟ ضرور ملے گی چاچا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم اپنے گھر میں آرام کرو، میں ابھی سے اپنی کارروائی کا آغاز کرتا ہوں۔ وہ نفرت آمیز انداز میں بولا، آپ سب سے پہلے تو تافو کو گرفتار کر لیں۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو جھورا، میں نے تافو کی گرفتاری کے لیے بندے بھیج دیے ہیں۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے جیسے ہی لاڈو کے بارے میں کچھ معلوم ہوا
तो मैं तुम तक उसकी इत्तला पहुंचा दूंगा। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैं और कांस्टेबल उस वक्त सरकारी वर्दी में थे। मोहल्ले वालों को पता चल चुका था कि चाचा झोरा के घर पुलिस आई है। कुछ अफराद गली में जमा थे और परेशान नज़रों से हमें देख रहे थे। उनकी निगाहों में मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी तक उन्हें लाडो की गुमशुदगी का पता नहीं चला था। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए झोरा से पूछा, चाचा, क्या तुम्हारे मोहल्ले वालों को खबर हो चुकी है कि तुम्हारी बीवी गायब हो गई है? वो गली में मौजूद अफराद को सरासीमा नज़र से देखते हुए बोला, जनाब, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया, इसलिए मेरा ख्याल है वो लाडो के अगवा से अभी तक वाकिफ़ नहीं है। ये अल्फाज उसने निहायत ही धीमी आवाज़ में अदा किए थे, जिसे डर हो कि वो यहाँ मौजूद अफराद सुन न लें। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया चाचा। फिर नसीहत आमेज़ लहजे में कहा, फ़िलहाल तुम इस सिलसिले में अपनी ज़ुबान बंद ही रखना। वो सहमी हुई नज़र से वहाँ मौजूद अफराद को देखते हुए नीची आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, इन लोगों ने मेरे घर के सामने पुलिस को देख लिया है। अब ये मुझसे तरह तरह के सवालात करेंगे। मैंने कहा, यह तो बिल्कुल फितरी रद्द अमल होगा उनका। फिर मैं क्या करूं? वो तशवीश भरी नज़र से मुझे देखते हुए बोला, मैं इनके सवालों से खुद को कैसे बचाऊंगा? इसकी एक तरकीब हो सकती है। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम अपने घर को ताला लगाओ और हमारे साथ ही थाने चलो। मगर इसमें भी एक कबाहत है। वो क्या थानेदार साहब? वो कदरे परेशान हो गया। मैंने कहा, जब तुम हमारे हमरा यहाँ से रुखसत हो गए तो यही लोग तुम्हारे बारे में चमक-गोइयाँ करेंगे। इन्हें सबसे पहले यही ख्याल आएगा कि हम तुम्हारी गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रहे हैं। हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। वो रूहानसा सा हो गया। दरअसल ये मैं चाहता हूँ कि फिल वक्त लाडो के अगवा या गुमशुदगी की खबर आम ना हो। इससे लाडो की तलाश में रुकावट पैदा हो सकती है। इसके अलावा ये बात भी मेरे पेश नज़र थी कि जब तक ये तस्दीक ना हो जाए कि लाडो को वाकई अगवा किया गया है, उस वक्त तक इस खबर को खुफिया ही रखा जाए, क्योंकि इस सूरत में अभी से झोरा की बेइज्जती का सामना तैयार हो जाता। लोग तो पहले ही इसके बारे में और उसकी बीवी से मुतालिक तरह तरह की बातें बना रहे थे। अगर इनके कानों तक लाडो के अगवा की इतला पहुंच जाती तो झोरा तमाशा बनकर रह जाता। लेकिन कोई दर्जन भर अफराद को गली में जमा देखकर मुझे महसूस हुआ कि आवाम के तजस्सुस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। लिहाजा मैंने झोरा को हिदायत की, चाचा झोरा, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने सरगोशी वाले अंदाज में कहा, जो वाक़या होना था वो हो चुका। ये लोग किसी भी सूरत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तरह तरह के सवालात करके तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। बेहतर यही है कि इन्हें सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। मेरे लिए तो ये काम बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। वो नहीफ सी आवाज़ में बोला, ये सबसे पहले तो शक ज़रा नज़रों से मुझे देखते हैं। अब इन्हें लाडो की गुमशुदगी का पता चलेगा तो इनके मजाक का मैं निशाना बनूंगा। वो ऐसे ऐसे तंज जुमले कसेंगे कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। तुम फिक्र न करो, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी ये मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। मैं मंजूर उर्फ चाचा झोरा की नाजुक पोजीशन को अच्छी तरह समझ रहा था। बुढ़ापे में एक नौजवान लड़की से शादी करके वो लोगों के लिए तफरीह तबाह का वसीला बन गया था। मैंने वहाँ मौजूद छोटे से मजमुओं पर निगाह डाली। इसी वक्त मजमुओं में से एक शख्स आगे बढ़ाया और अपनी वज़ाकता और लिबास से एक मोतबर शख्स दिखाई देता था। उसने मुझे सलाम किया और निहायत ही मुअद्दबाना अंदाज में बोला, थानेदार साहब, झोरा के साथ कोई मसला पैदा हो गया है क्या? हाँ, एक गंभीर मसला पैदा हो गया है, मैंने जवाबतन बताया। चाचा झोरा की बीवी को किसी ने गायब कर दिया है। ओह! उस मौजिज़ सूरत शख्स के होठों से अफसोसनाक सांस खारिज हुई। मजमे में मौजूद किसी और शख्स ने कहा, यह तो एक दिन होना ही था। उसी वक्त एक पुख्ता उम्र औरत सामने आई और उसने झोरा से सवाल किया, क्यों चाचा, किसने तुम्हारी लाडो को गायब कर दिया है? ताफू ने मेरी बीवी को अगवा किया है, जीवा, झोरा ने गुलोगिर आवाज़ में बताया। जीवा ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा, ताफू जैसे लफंगे से ऐसी कैसी ही हरकत की तवक्का की जा सकती है? बदमाश बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। झोरा मायने खेज अंदाज में जीवा ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। जिस शख्स ने पहले ही कहा था ये तो एक दिन होना ही था, वो जीवा से मुखातिब होते हुए बोला, मासी, तुमने चाचा झोरा को तो समझाया था, क्या कभी लाडो को भी समझाने की कोशिश की थी? झोरा की बानिस्बत लाडो को नसीहत की ज़्यादा ज़रूरत थी। उस शख्स का अंदाज तंज में भुजा हुआ था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि लोगों की अमूमी राय उन दोनों मियाँ बीवी के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जीवा नामी वो पुख्ता उम्र औरत मोहल्ले की दाया थी। ऐसे किरदार बहुत मालूमात अफजा होते हैं। दाया, नाई और कसाई वगैरह एक तरह से मोहल्ले का इंसाइक्लोपीडिया होते हैं। मैंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी में बास पेचीदा केसों के सिलसिले में इन किरदारों से भी बहुत काम लिया था।
میں نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ ماسی جیوا سے تفصیلی انٹرویو کروں گا۔ اس کے علاوہ وہ دونوں افراد بھی مفید ثابت ہو سکتے تھے جنہوں نے لاڈو کی گمشدگی کی خبر سن کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب لوگ لاڈو، جھورا اور تافو کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے بیانات میرے لیے خاصے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے ماسی جیوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماسی، تم اس محلے کی دائی اماں ہو، ہر گھر کی کہانیاں تمہارے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ میں تم سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار، آپ جب حکم کریں میں حاضر ہو جاؤں گی، جیوا نے فرما برداری سے کہا۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد میں اس معلومات حاصل کر لوں، مگر اس وقت مجھے پہلی فرصت میں تھانے پہنچنا تھا۔ ASI تافو کو گرفتار کرنے گیا ہوا تھا۔ ممکن تھا وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آ جاتا۔ محلے والوں کے بیانات تو بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے ان دونوں افراد اور ماسی جیوا کو تاکید کی کہ وہ تھانے آ کر مجھ سے ملیں، اور خود کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ چاچا جھورا بھی وہیں چھوڑ آیا تھا۔ اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ وہ کسی نہ کسی طور پر محلے والوں کے سوالات اور رویوں سے خود ہی نمٹ سکتا تھا۔ حقیقت حال کو مخلوق خدا سے کہاں تک چھپایا جا سکتا ہے؟ میں تھانے پہنچا تو ASI باقر علی واپس آ چکا تھا، مگر تافو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے استفسار پر باقر علی نے بتایا، ملک صاحب، تافو کی دکان تو بند پڑی ہے، وہ غائب ہے۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، گویا اس کیس کی کڑیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوچھا، کیا تم نے معلوم کیا کہ تافو نے آج دکان کیوں نہیں کھولی؟ جی ملک صاحب، اتنے اسبات میں گردن لائی، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کل ہی سے غائب ہے۔ کل شام کے بعد اسے کسی نے محلے میں دیکھا نہیں۔ غالباً وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کیا تم اس کے گھر گئے تھے؟ ASI نے کہا، ملک صاحب، تافو گھر جیسی نعمت سے محروم ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا باقر علی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، جناب، تافو چھترا چھاپٹ آدمی ہے، اور ویسے بھی یہ غنڈے بدماش قسم کے لوگ گھر وغیرہ کے روک نہیں پالتے۔ پھر وہ رہتا کہاں ہے؟ ASI نے بتایا، اس نے اپنے چارے کی دکان کے اوپر ہی ایک مچان نما آرام گاہ بنا رکھی ہے، رات کو وہیں پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ کیا یہ ساری معلومات تم نے ابھی ابھی حاصل کی ہے یا پہلے سے جانتے تھے؟ میں نے کہا، اور ابھی تک تم نے یہی نہیں بتایا کہ تافو اپنے کس دوست سے ملنے اور کہاں گیا ہے؟ مجھے یہ باتیں تافو کے ملازم نواز سے پتہ چلی ہیں، ASI نے جواب دیا۔ میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں، آپ خود ہی اس کا انٹرویو کر لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہ کہاں اور کس دوست کے پاس گیا ہے۔ پھر ASI نے برآمدے میں چوبی بینچ پر بیٹھے نواز کو کمرے میں بلا لیا۔ میں نے تافو کے ملازم نواز کو گہری نظر سے دیکھا۔ وہ 26-27 سال کا ایک عام سی صحت کا مالک شخص تھا۔ صورت ملازموں جیسی ہی تھی۔ پتہ نہیں وہ شروع ہی سے اس شکل کا مالک تھا یا تافو کی ملازمت میں ایسا ہو گیا تھا۔ میں نے نواز سے پوچھا، تم تافو کے پاس کب سے ملازم ہو؟ 2 سال سے جناب، اس نے جواب دیا۔ کیا تافو کا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ نہیں سرکار، اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس کا سب کچھ وہیں چارے کی دکان ہے، گھر بھی اور کاروبار کا اڈا بھی۔ میں نے پوچھا، تافو کس قسم کا کاروبار کرتا ہے؟ تھاندار صاحب، وہ عام سے لہجے میں بولا، مقامی سبزی منڈی میں تافو صاحب کی چارے کی دکان ہے، جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، دکان کا سارا کام اور نظام میں نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ تافو پہلوان تو بس حساب کتاب دیکھ لیتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے پہلے تافو کو تافو صاحب اور بعد ازاں تافو پہلوان کہہ کر بات کی ہے۔ اب یہ بتاؤ، تافو پہلوان ایک صاحب کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے وہ سیدھا ایک غنڈا ہے، لفنگا اور بدماش ہے۔ جناب، میں نے تافو کو صاحب تو ادب ہی سے کہا تھا، وہ بولا، اور پہلوان کے حوالے سے وہ مشہور ہے۔ کسی زمانے میں وہ اکھاڑے میں پہلوانی کرتا تھا، مگر اب تو… میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ صرف بدماشی کرتا ہے، کیوں یہی بات ہے نا؟ مائی باپ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، وہ فدیانہ انداز میں بولا۔ آپ تو بہتر جانتے ہوں گے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں جو جانتا ہوں سو جانتا ہوں، لیکن تم بھی تو بتاؤ، تافو کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ تھانے صاحب، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، میں تو ملازم آدمی ہوں، اپنے مالک کے بارے میں ایسی ویسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اور کہا، تم تو شاید تافو کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے، مگر میں تمہیں حقائق چھپانے کے جرم میں اندر کر سکتا ہوں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا، سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کن حقائق کی پردہ پوشی کی ہے جناب؟ تم تافو کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، تافو کی حقیقت تو پورے علاقے کو معلوم ہے، اگر آپ وعدہ کریں کہ میرا نام کہیں نہیں آئے گا تو… میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا، تم تافو کی بدماشی اور غنڈہ گردی کا اعتراف کرو یا نہ کرو، مگر تمہیں ضرور بتانا پڑے گا
کہ وہ کل شام سے کہاں غائب ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اس پر واضح کر دیا، اور یہ سب بات ذہن میں رکھنا، ASI کی زبانی مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ وہ سادہ سے لہجے میں بولا، میں نے جو کچھ ASI صاحب کو بتایا ہے وہی آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تافو نے کل شام دکان بند کرنے سے پہلے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ کسی دوست سے ملنے لاہور جا رہا ہے۔ اس کے لاہوری دوست کا نام کیا ہے؟ محبوب الہی نواز علی نے جواب دیا۔ محبوب الہی کو جانتے ہو؟ نہیں جناب، وہ انکار میں کرتے لاتے ہوئے بولا، صرف اس کا نام سنا ہے، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ محبوب الہی لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ لاہور میں محبوب الہی کی رہائش کس جگہ پر ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، وہ زج ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے عرض کیا ہے نا، تافو کی زبانی میں نے بس محبوب الہی کا ہی نام سنا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ تافو لاہور سے کب واپس آئے گا؟ وہ کل واپس آنے کا کہہ رہا تھا، نواز علی نے جواب دیا۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا، ASI کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تافو کی چارے والی دکان بند تھی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنے سوال کا مقصد واضح کر دیا۔ میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے کہ دکان کے انتظام و اسرام تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی خاص وجہ نہیں تھی جناب، وہ سادے سے لہجے میں بولا۔ میں نے تافو سے خود آج ہی چھٹی لے لی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ذاتی کام نمٹانے کے لیے آج دکان بند رکھنے کی اجازت حاصل کر لی، مگر آپ کے ASI صاحب مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب میرے ضروری کام تو ایک طرف دھرے رہ جائیں گے۔ بات ختم کرتے اس نے برا سا منہ بنایا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، تمہیں یہاں پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے، ہم تمہیں یہاں مستقل رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دو گے تو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نے اب تک آپ کے ہر سوال کا بالکل 16 آنے درست جواب دیا ہے تھاندار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کی پوچھ گچھ مکمل ہو چکی ہے تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں، آدھے دن تو نکل ہی گیا ہے، میرے ضروری کام تو۔ تمہارے ضروری کام کہیں بھاگے نہیں جا رہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور جہاں تک میرے سوالات کے جواب دینے کی بات ہے تو سچ یہ ہے کہ ابھی تک تمہارے جوابات سے کوئی کام کی بات سامنے نہیں آئی۔ میں جلد از جلد تافو تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ اس مرتبہ نواز علی نے سوال کر ڈالا، تھاندار صاحب، آپ تافو کو کس سلسلے میں تلاش کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ بات انتہائی خطرے والی ہے نواز، میں نے پر اسرار انداز میں کہا۔ وہ تجسس آمیز لہجے میں بولا، ایسی کیا بات ہے جناب؟ تافو کے خلاف اغوا کی رپورٹ کروائی گئی ہے، میں نے بتایا۔ اغوا؟ وہ خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تافو نے کس کو اغوا کیا ہے؟ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت کو، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جو ایک بڈھے شخص کی بیوی ہے۔ بڈھے شخص؟ وہ حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، کہیں آپ چاچا جھورا کی بات تو نہیں کر رہے؟ تم بالکل درست جگہ پہنچ گئے ہو، میں نے کہا، میں چاچا جھورا ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ جھورا نے ہمارے پاس تھانے میں تافو کے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ ایک لمحے کے توقف میں نے دریافت کیا، کیا تم منظور عرف چاچا جھورا کو جانتے ہو؟ وہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، بڑا ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں جناب، میں بھی اس محلے میں رہتا ہوں۔ چاچا جھورا کے قصے تو بہت مشہور ہیں۔ کس قسم کے قصے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، اس کی ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی سے شادی کے قصے۔ کیا تم اس کی خوبصورت بیوی لاڈو کو بھی جانتے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، ایک دو مرتبہ اس کی جھلک دیکھی ہے جناب، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ ایک آدھ بار کی دیکھی ہوئی جھلک کیسی تھی؟ وہ گڑبڑا گیا، کیا مطلب ہے جناب؟ مطلب یہ کہ وہ تمہیں کیسی لگی؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ عجیب سے انداز میں گویا ہوا، وہ جیسی دوسرے لوگوں کو لگتی ہے ویسی بھی مجھے ہی لگی تھی۔ خوبصورت، پرکشش اور چنچل و شوق لڑکی، بلکہ عورت۔ وہ چاچا جھورا کی منکوہا ہے، اس لیے اسے لڑکی کے بجائے عورت ہی کہنا چاہیے۔ میں نے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہارا تافو پہلوان لاڈو کا ذکر کرتا رہتا ہے؟ مجھ سے تو تافو نے کبھی لاڈو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کہیں تم غلط بیانی سے کام تو نہیں لے رہے ہو؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہارا جھوٹ اور سچ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا، میں نے کہا، پھر اس کے مطابق تمہارے لیے سزا تجویز کی جائے گی۔ فی الحال تم دیانتداری سے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے نہایت جامع اور مختصر الفاظ میں اسے جھورا کی شکایت اور تافو کے اقرار کے بارے میں بتایا۔ پھر پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے تافو؟ میری ڈانٹ ٹپٹ کے بعد راہ راست پر آ گیا ہوگا کہ لاڈو کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے۔ جناب، میرا تو خیال ہے کہ تافو اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے؟ وہ وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، وہ الجھتے ہوئے لہجے میں بولا۔ یا تو سمجھ لیں کہ وجہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر رک کر اس نے کچھ سوچا اور بولا، تافو کے بارے میں میرے ان مثبت خیالات کی وجہ شاید
یہ ہو کہ وہ میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے، وہ چھوٹی موٹی بدمعاشی تو کرتا رہتا ہے مگر کسی عورت کو اغوا مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ لاڈو کو تنگ کرنے کے حوالے سے چاچا جھولا نے مجھ سے تافو کی شکایت کی تھی اور میری پوچھ گچھ کے نتیجے میں تافو نے اپنی حرکات کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ میں نے نواز کو گھسنے کی کوشش کی۔ کیا ان حالات میں ہمارا شک تافو پر نہیں جانا چاہیے؟ جبکہ کچھ روز پہلے جھورا کے باقول وہ لاڈو کو اغوا کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ وہ پریشان لہجے میں بولا، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب، یہ سارے معاملات اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے سر میں دکھن ہونے لگی ہے۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ میری جانب دیکھنے لگا۔ ہاں کہو، تم کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ میں نے حوصلہ افزائی لہجے میں کہا۔ وہ بولا، آپ بس ایک دن انتظار کر لیں۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ اس لیے کہ جناب کل تو تافو لاہور سے واپس آ ہی جائے گا، نواز نے بتایا، پھر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ASI باقر علی نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اگر وہ واقعی لاڈو کے اغوا میں ملوث ہے تو پھر اس کی واپسی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کی دھمکی کے 3 پہلو ہیں: لاڈو کا اغوا، اس کی بے حرمتی اور پھر قتل۔ اگر تافو نے اپنی دھمکی پر بعین عمل کیا تو پھر اس کی واپسی پر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری تو پوری کوشش یہی ہوگی کہ لاڈو کو زندہ سلامت اور باعزت بازیاب کیا جائے۔ باقر علی، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے، میں نے ستائشی لہجے میں کہا۔ میں بالکل یہی چاہتا ہوں کہ لاڈو باخیر و عافیت اپنے بوڑھے اور ناتواں محافظ کے پاس پہنچ جائے اور مجرم بھی ہمارے ہتھے چڑھ جائے تاکہ اس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جناب؟ انور نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ شاباش بچے، میں نے تعریفی انداز میں کہا، یہ تم نے کام کی بات کی ہے، تم یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہو۔ آپ حکم کریں جناب۔ وہ بولا، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے تو تم یہ سراغ لگاؤ کہ تافو لاہور میں کہاں گیا ہے، میں نے کہا، باقی کام بعد میں بتاؤں گا۔ وہ بولا، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب، وہ اپنے دوست محبوب الہی سے ملنے لاہور گیا ہے اور تمہیں معلوم نہیں محبوب الہی لاہور میں کہاں اور کس جگہ رہتا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، ہے نا یہی بات؟ بالکل یہی بات ہے جناب، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ سنو نواز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا، یہ بھی ضروری نہیں کہ تافو لاہور ہی گیا ہو، ممکن ہے اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہو، وہ لاہور کا بتا کر کہیں اور نکل گیا ہو۔ لاڈو کے اغوا کی صورت میں تو دو رخ گوئی اس پر لازم ہو جاتی ہے اور بالفرض وہ لاہور ہی گیا ہے اپنے دوست محبوب الہی سے ملنے، تو اس صورت میں تمہیں محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ کھوجنا ہوگا۔ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جناب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا، طریقہ میں بتاؤں گا۔ وہ بڑی توجہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں بتائیے جناب۔ میں نے کہا، تم کسی ایسے آدمی کا نام بتاؤ جو تافو سے بہت قریب ہو، یعنی اس کا بے تکلف دوست ہو اور اسی علاقے کا رہنے والا بھی ہو۔ ممکن ہے اسے تافو کے لاہور والے دوست کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو۔ ایسا ایک آدمی تو ہے، نواز نے بتایا۔ کون ہے وہ؟ سبزی منڈی کا ہی ایک آڑتی ہے، وہ بولا، پیاز اور آلو وغیرہ کی آڑت کرتا ہے، اس کا نام جبار حسین ہے۔ میرے خیال میں یہ شخص تافو کی سب سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے آڑتی جبار حسین کی دکان کا محل وقوع وغیرہ اچھی طرح سمجھ لیا اور کچھ مزید پوچھ گچھ کے بعد نواز کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے کہا، نواز ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے درمیان تافو لاڈو کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں انہیں اپنے تک ہی رکھنا۔ فی الحال ان حالات کا عام ہونا مناسب نہیں ہے، اس سے تفتیش میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر اور مطمئن ہو جائیں، نواز کے سینے میں بہت جگہ ہے، میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور ایک خاص بات کا خیال رکھنا، میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا، اگر اسی دوران میں تافو واپس آ جائے یا وہ تمہیں کہیں دکھائی دے جائے تو تم فوراً مجھے اطلاع دو گے۔ اس سلسلے میں تم کسی اور سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں اگر تمہیں تھانے میں نہ ملوں تو تم بے دھڑک میرے سرکاری کوارٹر میں آ سکتے ہو۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایت پر پوری طرح عمل کرے گا، پھر وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ASI باقر علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقر علی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھورتے ہوئے کہا، کیا ارادہ ہے سبزی منڈی کے آڑتی جبار حسین کے پاس چلا جائے؟ بالکل چلا جائے جناب، وہ میری تائید میں بولا۔ مجھے یقین ہے وہ تافو کے لاہور والے دوست سے ضرور واقف ہوگا۔ ویسے ہمیں جبار حسین کا پتہ ڈھونڈنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے وہ دکان دیکھ رکھی ہے۔ دکان کی پیشانی پر شیخ جبار حسین اینڈ سنس کا بورڈ بھی آویزا ہے۔ میں نے کہا، لیکن میں اس سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ وہ کیوں جناب؟ ASI نے پوچھا۔ دراصل کسی نوجوان لڑکی یا عورت کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسے موقع پر مجرم عموماً ان مقامات کا اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں جو کم سے کم لوگوں کی نظروں میں ہو۔ ایک لمحے کو خاموش رہنے کے بعد میں نے اضافہ کیا، یہ تو ممکن ہے شیخ جبار حسین سے
हमें ताफू के लाहौर वाले दोस्त इलाही का पता ठिकाना मिल जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ताफू महबूब इलाही के पास ही गया हो। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, एएसआई ने कहा। खास तौर पर एक बेहोश औरत को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करना कोई आसान काम नहीं है। मैंने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। अगर लाडो को अगवा करने वाला ताफू ही है तो मंतकी तौर पर वो लाडो के साथ इसी जिला के किसी गांव या कस्बे में मौजूद होगा। वो जाय वारदात से ज़्यादा दूर जाने का रिस्क नहीं ले सकता। आपकी बातें दिल को लग रही हैं, बाकर अली ने कहा। खैर, शेख जब्बार हुसैन से मुलाकात कर लें, देखें इसके बाद क्या सूरत हाल सामने आती है। आधे घंटे के बाद हम दोनों थाने से निकल आए। मस्कुरा सब्जी मंडी थाने से ज़्यादा दूर नहीं थी। कम पेश 3 फरलांग का ये फासला हमने पैदल बातें करते हुए तय किया था और सब्जी मंडी के सामने पहुंच गए। मंडी के दाखिली दरवाजे पर पहुंचकर एएसआई बाकर अली ने कहा, मलिक साहब, ताफू तो एक सनत याफ्ता गुंडा है। देखिए उसका दोस्त शेख जब्बार किस कमाश का आदमी है। अमूमन तो यही देखने में आया है कि अच्छे अफराद के दोस्त अच्छे और बुरे अफराद के दोस्त बुरे होते हैं। मैंने कहा, मगर हम इसको कोई हतमी फार्मूला नहीं बना सकते। इंसान खुदा की इतनी पेचीदा और पुरकार तख्लीक है कि बाज़ औक़ात ये अपने बारे में बनाए गए तमाम फार्मूलों और कायदे कवानीन की ऐसी कम तेज़ी कर देता है। एक समय के तौक़ुफ़ से मैंने कहा, इस सिलसिले में हमें एक दूध फरोश का लड़का याद आ रहा है। एएसआई ने वजाहत तलब नज़र से मुझे देखा। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इन दिनों चक झमरा के एक थाने में मैं तैनात था। वहाँ एक दूध फरोश का लड़का जावेद अजीब व गरीब ताल्लुकात का आदमी था। इसके दोस्तों में हर किस्म के लोग शामिल थे, नेक, बद, मुजरिम व परहेजगार, गरीब व अमीर और तालीम याफ्ता और जाहिल। वो कभी किसी के साथ नजर आता और कभी किसी के साथ। उसके बारे में कभी बिलवास्ता और या बिला वास्ता कोई शिकायत सुनने में नहीं आई थी। बहरहाल ये दुनिया है, यहाँ हर तरह के लोग पाए जाते हैं। बातें करते हुए हम शेख जब्बार एंड सन्स पर पहुंच गए। हम इस वक्त अपने सरकारी यूनिफॉर्म में थे, इसलिए हमें हाथों हाथ लिया गया। इंसान का यह अलमिया है कि वो दूसरे इंसानों को उसके रुतबे, ओहदे और इक़्तिदार व इख्तियारात की बुनियाद पर इज्जत और एहतराम देता है। और अगर हम आम ड्रेस में होते तो हमें आलू प्याज का कोई ख़रीदारी ही समझा जाता। बहरहाल हमें फ़ौरन शेख जब्बार हुसैन तक पहुंचा दिया गया। जब्बार हुसैन की उम्र लगभग 50 साल थी। उसने सर के बालों में खजाब लगा रखा था। वो बड़ी मोहब्बत से पेश आया और हमारी आमद पर अपनी खुशी का बेतारीख इजहार करने लगा। मुसाफे के बाद उसने कहा, मलिक साहब, अगरचे आज हमारी पहली मुलाकात है, मगर मैं गायबाना तौर पर आपसे वाकिफ़ हूँ। गायबाना तौर पर किस तरह शेख साहब? मैंने पूछा। वो बोला, आपको हमारे इलाके में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, मगर अपने मुतैद कार्रवाइयों के बायस आप बहुत मशहूर और हर दिल अजीज़ होते जा रहे हैं। पिछले महीने आपने जिन 4 डाकुओं को एक ज़बरदस्त मुकाबले में गिरफ्तार किया है, वो कारनामा आपका लाजवाल तारुफ है। उस तारीख पर मैंने उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इस मौके में मैंने वाकई अपनी जान जोखम में डाल दी थी। आइंदा माह में इस सनसनीखेज़ और नाकाबिले फरामोश मौके की तफसील भी कारीन की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा। रस्मी तारुफ के बाद शेख जब्बार ने खुश दिली से कहा, मलिक साहब, आप इसे अपनी ही दुकान और मुझे अपना अजीज़ दोस्त समझिए और बिला तकल्लुफ़ बताइए कि ठंडा चलेगा या गर्म, फिर यके बाद दिगरे दोनों चलेंगे। मैंने पुरखलूस लहजे में कहा, किसी किस्म के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं शेख साहब। इस वक्त हम कार्य सरकार के सिलसिले में आपके पास आए हैं। हमें एक संगीन और संजीदा मामले में आपका ताउन दरकार है। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ। वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि आप पहली मरतबा हमारे पास आएँ और बग़ैर कुछ खाए पिए चले जाएँ। थोड़ी बहुत खातिर तवाज़ा का मौका तो आपको देना ही पड़ेगा। उसका इसरार हद से बढ़ गया तो मैंने ज़्यादा मज़ामत ना की। किसी के सच्चे पुरखलूस को संग दिली से ठुकराना भी गुनाह अजीम है। आजकल वैसे भी दुनिया में खलूस मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। शेख जब्बार ने हमारे लिए कुछ ताज़ा मौसम्बी, फल और दूध पत्ती मंगवाए। जिस दौरान वो अपने मुलाजिम की ये लवाजमात लाने के अहकामात दे रहा था, एएसआई बाकर अली ने मुझसे सरगोशियाना लहजे में कहा, मलिक साहब, ये भी जावेदी की तरह की कोई चीज़ है। क्या मतलब है बाकर अली? वो अभी आपने थोड़ी देर पहले दूध फरोश लड़के जावेद का किस्सा नहीं सुनाया था? बाकर अली ने याद दहानी वाले अंदाज में कहा। मुझे फ़ौरन याद आ गया। दरअसल मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ लाडो और ताफो के बारे में ही सोच रहा था। अच्छा, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो? हाँ भाई, अपने शेख साहब तो अभी तक खासे सीधे और महज़िब इंसान साबित हो रहे हैं। नेमत खुदाबंदी से दो दो हाथ करने के दौरान मैंने शेख जब्बार को अपनी आमद की बारे में आगाह किया और महबूब इलाही के एड्रेस के बारे में इस्तफसार किया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, मलिक साहब, महबूब इलाही का एड्रेस तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लेकिन किसी औरत के अगवा वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। जो बात आपके लिए उलझन का बाइस है, मैं उसकी वजाहत बाद में करूँगा। मैंने अपनी जेब से कलम और नोटबुक निकालते हुए कहा, पहले आप महबूब इलाही का पता ठिकाना मुझे नोट करवा दें। चंद लम्हों के बाद शेख जब्बार हुसैन ने मुझे ताफू के लाहौर वाले दोस्त महबूब इलाही के बारे में मुख्तसर तौर पर
बताने के बाद उसके घर और दुकान का पता माँ तफसीलात नोट करवा दिया। महबूब लाई के बादामी बाग के इलाके में बसों के अड्डे के नज़दीक ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी। उसकी रिहाइश गवाल मंडी में थी, जहाँ वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। मैंने महबूब लाई के बारे में तमाम ज़रूरी बातें अपनी डायरी में नोट कर ली। फिर डायरी जेब में रखते हुए शेख जब्बार की तरफ मुतवज्जा हो गया। हमारे दरमियान लगभग 1 घंटे तक ताफू और लाडो के बारे में गुफ्तगू होती रही। वो लाडो और झोरा के बारे में जानता था, मगर अभी तक उसे ये मालूम नहीं था कि लाडो अपने घर से गायब हो चुकी थी। शेख जब्बार एक संजीदा और जहाँ दीदा शख्स था। गुफ्तगू के दौरान में मैंने अंदाज़ा लगाया कि ताफू के बारे में अगरचे उसकी राय ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ताहम वो लाडो के हवाले से उसे कसूरवार नहीं समझ रहा था। उसका ख्याल था कि लाडो के अगवा में ताफू के बजाय किसी और का हाथ हो सकता है। मैंने जब्बार से पूछा, शेख साहब, आखिरी मरतबा ताफू से आपकी मुलाकात कब हुई थी? गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के बाद वो मेरे पास आया था, शेख जब्बार ने बताया। मैंने पूछा, क्या उसने आपसे ऐसी कोई बात की थी कि वो लाहौर जाने का इरादा रखता है? नहीं, इस सिलसिले में उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने कहा, ताफू के मुलाजिम नवाज ने मुझे बताया है कि वो कल शाम को लाहौर गया था और आइंदा रोज़ वापस आ जाएगा। पता नहीं इस बयान में किस हद तक सदाकत है। आप किस बयान की बात कर रहे हैं? शेख जब्बार ने पूछा। नवाज के या ताफू के? मेरा इशारा ताफू की बात पे है। मैंने कहा, मुमकिन है उसने अपने मुलाजिम के सामने झूठ बोला हो। शेख जब्बार ने कहा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। मज़ीद थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम सब्जी मंडी से निकलकर थाने की तरफ चल पड़े। उस वक्त असर की अज़ानें हो रही थी। मैंने एएसआई से पूछा, बाकिर अली, क्या ख्याल है अभी उसी वक्त लाहौर का रुख किया जाए? आपको हुक्म हो तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? बाकिर अली ने कहा, वैसे मेरा मशवरा यह है कि लाहौर जाने का प्रोग्राम हम कल पर रख छोड़ें। उसकी 2 वजूहात हैं। मैंने एएसआई के मशवरे को सराहा और कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम यही जवाब दोगे। मेरा खुद भी यही इरादा था। मैंने सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा सवाल किया था, ताहम तुमने जिन 2 वजूहात का जिक्र किया है वो बयान करो। पहली वजह तो यह है, हम अगर अभी लाहौर की जानिब चल पड़े तो कम से कम 4 घंटे से वहाँ पहले नहीं पहुँच पाएंगे। हमें पहले कस्बे से शहर की तरफ सफ़र करना होगा, फिर वहाँ से बस में बैठकर लाहौर जाना होगा। जब हम बादामी बाग के बस अड्डे पर पहुँचेंगे तो इतना वक्त हो चुका होगा कि महबूब इलाही अपनी ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान बंद करके घर जा चुका होगा। चुनांचे हमें ग्वाल मंडी में वाक़ उस घर का रुख करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इस दर बदरी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी वजह क्या है? मैंने पूछा। वो बोला, मलिक साहब, मुमकिन है थाने में रहते हुए हमें कोई अहम इत्तला मौसूल हो जाए। आपने मासी जीवा और चंद दूसरे अफराद को थाने में बुलाया है, हो सकता है उनसे कोई मुफीद मालूमात मालूम हो जाए। एक लम्हे के तौक़ुफ़ से उसने इजाफा किया, नवाज के मुताबिक ताफू ने कल वापस आने का कहा था। हो सकता है वो कल सुबह ही सुबह वापस आ जाए। हमारे लाहौर चले जाने से कहीं ऐसा ना हो कि हम उधर वहाँ पहुँचें और ताफू इधर यहाँ पहुँच जाए। मेरा ख्याल है हमें कल शाम तक अपने थाने की हदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकर अली की तजवीज़ खासी माकूल थी, लिहाजा मैंने उससे इत्तेफाक करते हुए कहा, ठीक है, हम सरदस्त थाने जा रहे हैं। जब हम थाने पहुंचे तो मंजूर उर्फ चाचा झोरा वहाँ मौजूद था। मेरी आमद पर उसने उम्मीद भरी नज़र से मुझे देखा और पूछा, थानेदार साहब, मेरी बीवी का कुछ पता चला? तुम्हारी बीवी का तो नहीं पता चला, मगर ताफू के बारे में कुछ सुनगुन मिली है, मैंने मोतदिल लहजे में कहा। वो बोला, ताफू इस वक्त कहाँ है? सुना है वो लाहौर गया हुआ है और कल वापस आ जाएगा। मैंने कहा, ओह, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी थानेदार साहब। जोरा हाथ मलते हुए बोला, उस वक्त तक तो वो अपनी धमकी के मुताबिक मेरी लाडो की इज्जत और जान से खेल चुका होगा। आप जल्द से जल्द लाहौर पहुंचिए जनाब, वरना गजब हो जाएगा। मैंने तसल्ली आमिज़ लहजे में कहा, चाचा झोरा, जज्बाती होने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया है कि ताफू के लाहौर जाने का सुराग मिला है। इससे ये जाहिर नहीं होता कि लाडो भी उसके साथ लाहौर गई है या वो ज़बरदस्ती लाडो को अपने साथ लेकर गया है। तुम बात को समझने की कोशिश करो। अभी तक ऐसी एक भी शहादत नहीं मिली जिससे पूरे वसूख से कहा जा सकता हो कि लाडो को वाकई ताफू ही अगवा कर ले गया है। वो मायूसी से गर्दन झटकते लगा, फिर शिकस्ता लहजे में बोला, थानेदार साहब, पता नहीं आप किस किस्म की शहादतें जमा करते फिर रहे हैं। मैंने काफ़ी पहले आपको बता दिया था कि ताफू ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में लाडो को अगवा और आबरूरेज़ी की धमकी दी थी। खुदा जाने आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा। बात यकीन आने या ना आने की नहीं है चाचा, हमारा काम करने का अपना एक अंदाज़ है। हम शिकायत दर्ज करवाने वालों की मर्ज़ी से नहीं, बल्कि हालात व वाक़यात और मौक़े शहादतों की रोशनी में तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वो नाउम्मीद नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने तशफ़ी आमिज़ लहजे में कहा, देखो चाचा झोरा, हमारी तरफ से तुम अपने दिल में बदगुमानी लाने की कोशिश ना करो। मुझसे जो कुछ बन पड़ा मैं तुम्हारी बीवी की बाजियाबी के लिए वो ज़रूर करूँगा। थोड़ी देर के बाद वो शिकस्ता दिल और बोझल कदमों से वापस चला गया। मैं झोरा के मसले को बाखूबी समझ रहा था।
मगर ये मुमकिन नहीं था कि मैं जादू की छड़ी घुमाकर उसकी नौउम्र बीवी को बरामद कर लूँ। शाम के वक्त मासी जीवा थाने आई और मैंने उससे एक भरपूर और मालूमात अफजा मुलाकात की। मासी जीवा इस इलाके की दाया थी। उसने लाडो के हवाले से इस बात की तस्दीक की कि वो आंख मटक्का करने की आदी थी। अब ये लाडो की कौन सी मजबूरी थी, इससे बहस नहीं थी। मासी जीवा के मुताबिक बूढ़े शोहर की नौजवान बीवियां अमूमन इस किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ़ पाई जाती हैं। मासी जीवा के बाद इलाके का एक करियाना फरोश उमर दीन और एक काश्तकार सलामत अली भी मेरे पास आए। उन दोनों के बयान के मुताबिक ताफू लाडो पर घेरी नज़र रखे हुए था। ताफू को कई मरतबा चाचा छोरा की गली में फेरे लगाते देखा गया था। अगरचे इस कार्य खैर में और भी कई अफराद भरपूर हिस्सा ले रहे थे, मगर ताफू वहाँ एक मारूफ शख्स था और उसके हवाले से लाडो के अगवा की बात भी हो रही थी, इसलिए उसका जिक्र बातौर ख़ास किया जा रहा था। मैं उस रोज़ रात को हस्बे मामूल थाने से उठकर अपने सरकारी क्वार्टर में चला आया। एक कांस्टेबल खाना पकाने का माहिर था। वो रोज़ाना मेरे लिए खाना तैयार कर देता था। रोटी अक्सर मैं तंदूर से मंगवा लिया करता था। रात का खाना खाने के बाद मैंने मुताले में मसरूफ़ हो गया। ये मेरी बरसों की आदत थी। इस दौरान मैं मुफीद किताबों का मुताला भी करता हूँ और पेचीदा बाज़ाहिर नाकाबिले हल केसों की स्टडी भी करता रहता हूँ। मैं उस रोज़ भी कानून की एक किताब के मुताले में गर्क था कि मेरे क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उस वक्त अमूमन सिर्फ उसी सूरत में मुझे बुलाया जाता था जब थाने में कोई इमरजेंसी हो जाती थी, वरना शबीना ड्यूटी वाला सब इंस्पेक्टर खुद ही छोटे मोटे मामलात को निपटाता रहता था। मैंने कानून की किताब बंद की और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही जिस शख्स पर मेरी निगाह पड़ी उसे देखकर मैं चौंक उठा। वो कोई शबीना ड्यूटी वाला पुलिस एहलकार नहीं था, बल्कि ताफू था। जी हाँ, अल्ताफ़ उर्फ ताफू। तुम यहाँ? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला और गैर इरादी तौर पर मेरी नज़र ताफू के अकब में उठ गई। मैं बेसाख्तगी के आलम में वहाँ लाडो को तलाश कर रहा था। ताफू ने धीमे लहजे में कहा, मलिक साहब, मैं एक निहायत अहम इत्तला लेकर आया हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो आपके क्वार्टर में बैठकर बात करते हैं। मुझे उसकी तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। वो मेरे क्वार्टर में दाखिल हुआ तो मैंने बैरूनी दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। फिर ताफू की तरफ देखते हुए कहा, लाडो कहाँ है ताफू? वो लाहौर में है जनाब, वो राजदारी से बोला। इसे वहाँ क्यों छोड़ आए हो? मैंने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। वो नरम लहजे में बोला, जनाब, मैं उसे कहीं छोड़कर नहीं आया, मैं तो उसका सुराख लगाया है। मैं कल रात से मुसलसल हरकत में हूँ। आप पूरी बात सुनेंगे तो खुश होकर मुझे इनाम भी नवाजेंगे। मुझे ताफू के रवैये और बातों से सख्त हैरत हो रही थी। मैंने कहा, ताफू, यहाँ तो ये कहानी चल रही है कि तुमने लाडो को अगवा कर लिया है। मैंने लाहौर में तुम्हारे दोस्त महबूब इलाही के बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठा कर ली है। कल सुबह मैं लाहौर जाने वाला था तुम्हारी और लाडो की तलाश में, मगर तुम तो कुछ और ही खबरें सुनाने के मूड में हो। वो कदरे शौक लहजे में बोला, पहले आराम से कहीं बैठ तो जाइए जनाब, फिर मैं आपके से तफसील के बात बताता हूँ। मैं उसे सरकारी क्वार्टर के एक लौते कमरे में ले आया, फिर एक आहिनी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं खुद अपने बिस्तर पर ही बैठ गया। मेरी सवाली नज़र मुसलसल ताफुक पर टिकी हुई थी। वो मेरे घूरने का मफहूम जानते हुए निहायत ही मजबूत लहजे में गोया हुआ, मलिक साहब, लाडो को अगवा में इन्हें नहीं बल्कि जुल्फी ने किया है। एक लम्हे को रुक कर उसने कहा, दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाडो अपनी मर्जी से जुल्फी के साथ यहाँ से गई थी। मैंने पूछा, ये जुल्फी कहाँ से आन टपका है? जुल्फ़िकार उर्फ जुल्फ़ी हमारे पड़ोसी मोहल्ले का रहने वाला है, ताफू ने बताया। वो अपने मोहल्ले में जूतों की दुकान पर बैठता था। दुकान उसके अब्बा की है। वो बाप की मदद की खातिर दुकान पर बैठा करता था। एक लम्हे को वो खामोश हुआ तो फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरी तरह जो अफराद लाडो के दरवाजे के चक्कर काटते थे उनमें जुल्फ़ी भी शामिल था। मैं तो आपकी हिदायत पर इस शैतानी मसरूफियात से बाज आ गया, मगर जुल्फ़ी मुसलसल अपने मकसद से चिपका रहा। इसकी एक ख़ास वजह यह थी कि लाडो वाक़तन उसकी हौसला अफजाई कर रही थी। मलिक साहब, औरत बड़ी अजीब और ग़रीब चीज़ है। कुछ पता नहीं चलता ये कब और किस वक्त किस पर फिदा हो जाए। लाडो जहाँ बहुत से अफराद से मजाकिया इश्क फरमा रही थी, वहीं वो जुल्फ़ी को वाकई दिल दे बैठी थी। मैं खामोशी से ताफ़े की बातें सुन रहा था। वो अपनी बिपता को आगे बढ़ाते हुए बोला, जब आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी कि मैं इन तमाम लोगों के बारे में मालूमात जमा करूं जो लाडो के चक्कर में हैं, तो मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि लाडो के चक्कर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाडो सिर्फ एक शख्स के चक्कर में है और वो जुल्फ़ी था, जुल्फ़ी। मैंने दर पर्दा जुल्फ़ी के बारे में मालूमात हासिल करना शुरू कर दी और वो बिलाखिर एक मरहले पर मुझे मालूम हो गया कि जुल्फ़ी और लाडो फरार होकर लाहौर जाने वाले हैं। लाडो अपने बूढ़े शोहर के बुढ़ापे पर लात मारकर अपनी जवानी को सदाबहार बनाने जा रही थी। एक लम्हे को ताफू रुका तो मैंने कहा कि तुम उन दोनों का ताक़ुब करते हुए लाहौर पहुंच गए, जबकि यहाँ हालात को इस रुख पर डाल दिया गया था कि अगवा का भरपूर शक तुम्हारी तरफ जा रहा था।
میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، اور یہ تم نے کیا حماقت کی؟ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جناب؟ تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے ہی تمہیں معلوم ہوا تھا کہ لاڈو اور زلفی فرار ہونے والے ہیں تو تم میرے پاس آتے، میں نے کہا۔ اس کے بجائے تم خود مہم جوئی پر نکل کھڑے ہوئے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میرا ارادہ تو یہی تھا کہ فوراً آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں، مگر پھر میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال ابھرا۔ میں نے سوچا لاڈو کے حوالے سے میں آپ کی نظر میں کافی ذلیل ہو چکا ہوں، اب تن تنہا کوئی کارنامہ انجام دے کر میں آپ کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ ایک لمحے کے وقت سے وہ نہایت ہی غمگین لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں بدماش ضرور ہوں مگر عزت نفس میرا نہایت ہی نازک مسئلہ ہے۔ میں اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو پہلی فرصت میں مٹا دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو مطالعہ کرنے کے بجائے میں خود ہی میدان عمل میں کود پڑا، اور خدا کا شکر ہے کہ میں کامیاب رہا ہوں ملک صاحب۔ میں نے پوچھا، اس وقت لاڈو اور زلفی کہاں ہیں؟ پھر میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ یہ تو تم بتا ہی چکے ہو کہ لاڈو لاہور میں ہے، میں دراصل اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسے بازیاب کیا جا سکے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ پرجوش لہجے میں بولا، میں آپ کو ان دونوں کا مکمل ایڈریس ابھی بتا دیتا ہوں۔ پھر وہ جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالتے ہوئے بولا، جہاں وہ دونوں ٹھہرے ہوئے ہیں مذکورہ مکان لاہور کے محلہ کرشن نگر میں واقع ہے۔ آپ صبح وہاں چھاپا مار کر لاڈو اور زلفی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں نے وہ پتہ اور مکان کا نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیا اور سخت لہجے میں کہا، تافو، اگر تمہاری اطلاعات غلط ثابت ہوئیں تو سمجھ لینا تم سیدھے جیل جاؤ گے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا جناب۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ یہ ایک شریف بدماش کا وعدہ ہے جو ہزار لاکھوں بدماش شریفوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں نے تافو کو رخصت کر دیا۔ میرے کوارٹر سے جانے سے پہلے اس نے ایک فرمائش کی تھی کہ میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ آئندہ روز میرے ساتھ لاہور جانا چاہتا تھا، اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی تھی۔ آئندہ صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں ASI باقر علی، 2 کانسٹیبل اور تافو لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ اسی مرتبہ میں نے احتیاطی ملحوظ رکھی تھی کہ سرکاری یونیفارم کے بجائے ہم سادے لباس میں تھے۔ قصہ مختصر، تافو کی اطلاعات 100% درست ثابت ہوئی تھی۔ میں نے لاڈو کو زلفی کے پاس سے برآمد کر لیا۔ اس سلسلے میں ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ زلفی اور لاڈو کو اپنی تحویل میں لے کر ہم دوپہر تک واپس اپنے تھانے پہنچ چکے تھے۔ چاچا جھورا اپنی بیوی کے واپسی پر بہت خوش تھا، تاہم لاڈو نے اعلان کر کے ان کی خوشیوں کا جنازہ نکال دیا۔ میں جھورا کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ نہ رہنے کا اٹل فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے فیصلے کے خلاف مجبور نہیں کر سکتی۔ لاڈو کے الفاظ نے اس بری طرح سے جھورا کو ذلیل الخوار کیا تھا کہ طیش میں آ کر اس نے اسی وقت لاڈو کو طلاق دے دی۔ زلفی اور لاڈو نے گھر سے فرار ہو کر اگرچہ جرم کا اقدام کیا تھا، مگر لاڈو کی بازیابی کے بعد صورتحال اچانک جس طرح بدل گئی تھی، اس کے پیش نظر میں نے بھی اس معاملے کو زیادہ اچھالنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اگر چاچا جھورا طلاق دینے سے پہلے ثابت قدمی سے کچھ کرنا چاہتا تو اسے اچھی خاصی قانونی مدد مل سکتی تھی۔ اگر کچھ نہ بھی ہو سکتا تو کم از کم زلفی کو تو اس حرکت پر سزا ضرور ہو جاتی۔ لیکن انسان یہی سوچتا رہتا ہے، اگر یوں ہو جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو ویسا ہو سکتا تھا۔ لاڈو نے جتنے کھلے الفاظ میں علم بغاوت بلند کیا تھا، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ چاچا جھورا کے ساتھ اس کی ازواجی زندگی کا 1.5 سال کس طرح گزرا ہوگا۔ اگر چاچا جھورا نے عمر کی اس حصے میں اور صحت کی اس معیار پر ایک نوجوان اور ولولہ انگیز لڑکی سے شادی نہ کی ہوتی تو اسے اس بری طرح بے عزت نہ ہونا پڑتا۔ خدا ہم سب کو ٹھیک وقت پر صحیح اور درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔